हेलो नमस्कार जय हिंद। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारी आज की क्लास में। कैसे हैं आप सब लोग? क्या हाल चाल है भाई? द फ्यूचर फाइटर पायलट्स। ऑल गुड। जय हिंद एवरीवन। निकिता, शीतल, सुमन, स्नेहा, अरिशु, कनिष्का, यार बड़ी जल्दी जल्दी रिप्लाई आने लगे, वाह। साहिल, स्टीव रोजर, धार्मिक, मिताश्री, चलो बहुत बढ़िया। आप लोगों को वापस से क्लास में देख के बहुत अच्छा लग रहा है। तो लास्ट 2 दिन से तुम लोगों की बड़ी शिकायत रही होगी, सर लास्ट 2 दिन से सर बड़ा टफ टॉपिक लेकर आते हो सर। सर बड़ा दिमाग लगाना पड़ रहा है सर, बड़ी मेहनत करनी पड़ रही है सर। मैं इतना एनर्जेटिक कैसे रहता हूं? थैंक यू सो मच ये पूछने के लिए। मैं सोच ही रहा था कभी किसी ने ये पूछा क्यों नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। ऐसा कुछ है? आफ्ताब, चलो बहुत बढ़िया। देखो, बहुत सीधी सिंपल सी बात है। अगर आप चाहते हो कि आप एनर्जेटिक रहो तो प्लीज रोज सुबह उठकर रनिंग पर जाया करो। ठीक है, रोज सुबह उठ के रनिंग पे जाया करो। एक जो हल्की फुल्की एक्सरसाइजेज होती हैं आपकी बॉडी को, ठीक है, सही रखने के लिए, फिट एंड फाइन रखने के लिए, वो जरूर किया करो। ठीक। अभी क्या है, आप लोगों की लाइफ थोड़ा सा लथार्जिक होगी। लथार्जिक मीन्स एकदम ऐसे ही कुछ पड़े हुए हैं कहीं। हो सकता है तुम में से आधे तो ऐसे होंगे जो बिस्तर पर ऐसे बैठे होंगे पैर फैलाकर और मोबाइल सामने रख रखा होगा। ठीक है, कुछ ऐसे होंगे कुछ और काम कर रहे होंगे, हेडफोन लगा रखे होंगे, मोबाइल ऐसे रखा होगा और साथ में कुछ और काम कर रहे होंगे। ठीक है, और ये रियलिटी है। जब आप अपने आप को फिजिकल चीजों में लगाते हो, एक्सरसाइज एंड बाकी सब चीजें करते हो, तो उससे क्या होता है, आपका थोड़ा सा माइंड पीसफुली एक चीजों पर या एक प्रॉपर फोकस्ड होना शुरू हो जाता है। ठीक है, मेन चीज ये है। तो एनर्जेटिक रहना है तो सबसे पहली चीज, आप अर्ली मॉर्निंग का जो आपका रूटीन है उसको चेंज कर दो। ठीक है, अर्ली मॉर्निंग का अगर रूटीन चेंज कर दोगे तो अपने आप ही चीजें इंप्रूव होनी शुरू हो जाएंगी। पता है मजेदार बात क्या रहती है? पता है मजेदार बात क्या है? आप लोग कह रहे हो कि सर आप इतना एनर्जेटिक कैसे रहते हो। ठीक है, तुम लोग इस चीज को एंजॉय कर रहे हो। सेम एनडीए वाले बैच में अब तुम लोग, खैर देखो यही फर्क होता है कि आप लोग थोड़ा सा मैच्योर हो चुके हो, ग्रेजुएट हो चुके हो। ठीक है, इन चीज़ों को समझते हो। एनडीए वाला बच्चा ऐसा नहीं होता। एनडीए वाला बच्चा क्या, जस्ट 12th पास है, उसको चाहिए मुझे तो बस 1.5 घंटे में क्लास खत्म कर दो, उसके बाद तो मुझे आरसीबी का मैच देखना है। बस किसी तरह से क्लास खत्म कर दो, फिर उसके बाद तो मुझे आईपीएल देखना है। सर आधा घंटा आपने आधा ज़्यादा पढ़ाया सर। सर मैं सर पसंद नहीं करूँगा सर, मैं कंप्लेंट कर दूंगा, आपने आधा घंटा ज़्यादा पढ़ाया है सर। ठीक है, लेस एनर्जी सर, लेस एनर्जी है सर आपके अंदर। लिटरली सोचो, छोटे बच्चे मतलब इस तरीके के होते हैं। मतलब मैं ये चीज़ मैं खुद फील करता हूँ। तो तुम लोगों की क्लास में जब होता हूँ तो मैं एकदम ओपन होके पढ़ाता हूँ। ठीक है, मज़ा आता है। क्यों? क्योंकि जब मैं कोई चीज़ बोल रहा हूँ, कम्युनिकेट कर रहा हूँ तुम्हारे साथ, तो तुम लोग क्या उन चीज़ों को एग्जैक्टली एक्सेप्ट करते हो कि हाँ सर ये चीज़ सही बोल रहे हो, यहाँ पर ये पॉइंट सही है, यहाँ पर ये पॉइंट गलत है। समझे? तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा फर्क डालती है। सर मैं रनिंग के लिए जा रही हूँ बट मेरी नेक्स्ट एंड शोल्डर में पेन नहीं जा रहा है एक्सरसाइज के बाद। जाएगा बेटा, धीरे धीरे जाएगा। जो आपके लिगामेंट्स होते हैं, जो बॉडी होती है, वो धीरे धीरे इंप्रूव करती है, धीरे धीरे हील करती है। एकदम से नहीं होगा ये सब चीज़ें। यस,
वी नो दैट पहलगाम में एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ है, ठीक है। सॉइल एंड क्रॉप्स, ये अभी तक हम लोग कवर कर चुके हैं। आज का जो टॉपिक है वो उसमें हम लोग नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व एंड अदर बहुत सारी चीज़ें भी यहाँ पे कवर करेंगे, ठीक है। मेरे व्यूज़ क्या हैं? मेरे व्यूज़, बहुत सारे व्यूज़ हैं, इट्स नॉट कि मतलब कौन से व्यूज़ हैं। देखो मेरा यहाँ बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है जियो पॉलिटिकल चीज़ों पर, ठीक है। जियो पॉलिटिकल चीज़ों पर मेरा इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा रहता है, और मैं इसलिए भी पढ़ता हूँ, और कई बार मैं आप लोगों को भी जियो पॉलिटिकल टॉपिक्स क्यों बताता हूँ, वो इसलिए बताता हूँ जियो पॉलिटिकल टॉपिक, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपके लेक्चरेट में चीज़ें आएंगी, और जब लेक्चरेट में आएंगी तो आपको उन चीज़ों को कहीं ना कहीं डिलीवर करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ तो थोड़ा सा ठंडे दिमाग से चीज़ों को सोचना ज़रूरी है, ठंडे दिमाग से चीज़ों को सोचना ज़रूरी है। अनफॉर्चुनेटली हम लोग इंडिया में इतना बड़ा इवेंट हो गया, ठीक है। इवेंट क्या मतलब, एक मतलब बहुत ही मतलब मिसहैपनिंग थी ये बहुत बड़ी, अब ये हो गया। बट अनफॉर्चुनेटली इंडिया में क्या कर रहे हैं लोग, चीज़ों को रिलीजियस उस पर लेकर, नो डाउट रिलीजियस तो हो ही गई चीज़ें, इसकी वजह से ये इवेंट ही ऐसा था कि चीज़ें कहीं ना कहीं रिलीजियस लेवल पर ज़्यादा हिट कर गई। अब ये इतने ज़्यादा बड़े लेवल पर हुआ है कि उसकी वजह से कहीं ना कहीं कम्युनिटीज़ आपस में लड़नी शुरू हो गई इंडिया में, है ना। आपस में हम लोग एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम कर रहे हैं। अब अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि आप लोग उस चीज़ को रिलीजियसली लेकर जा रहे हो। कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे आपको बोलना चाहिए हाँ ये गलत है तो गलत है, समझे। अगर कहीं पर कोई चीज़ गलत है तो उसको कंडेम्ड करना पड़ेगा, गलत है, चाहे वो किसी रिलीजन से बेस्ड हो, चाहे वो किसी आइडियोलॉजी पर हो, चाहे वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से हो, किसी भी चीज़ से हो। अगर कोई चीज़ गलत है तो मीन्स गलत है, ठीक है। आप रिलीजियस बाद में होते हो, आपने रिलीजन बाद में पढ़ा है, आपको रिलीजन बाद में पढ़ाया गया है, आपको रिलीजन के बारे में अवेयरनेस बाद में मिली है, पर एक इंसान के रूप में आप सबसे पहले पैदा हुए हो, ठीक है। जब आप पैदा हुए थे क्या आपको आपका नाम पता था? क्या आपको अपना रिलीजन पता था? आपको कुछ भी नहीं पता था, आपको कुछ भी नहीं पता था। आप खुद सोचो, अगर आप पैदा हुए होते और आपको हाथियों के साथ रखना शुरू कर देते तो आप हाथियों की ही भाषा समझते। आप पैदा हुए थे, अगर आपको बाज और चिड़ियाओं के साथ रखना शुरू कर दे तो आप बाज और चिड़िया की ही भाषा समझते। पर आप इंसानों के बीच में पैदा हुए तो आप इंसानों की भाषा समझते, और वही भाषा समझोगे, वही चीज़ें समझोगे जो आपके आसपास के लोग आपको समझाएंगे, ठीक है। आप हिंदू पैदा हुए तो हिंदू आप बन जाते हो, आप मुस्लिम पैदा हो तो मुस्लिम बन जाते हो, ठीक है। पर कब बनते हो? तब बनते हो जब आप 3 4 साल 5 साल के हो जाते हो, आपको पेरेंट्स सिखाते हैं, लोग सिखाते हैं, तब आप बनते हो, उससे पहले नहीं बनते। अनफॉर्चुनेटली एज अ इंसान हम लोगों को रखना चाहिए, एज अ इंसान बन के देखना चाहिए, हम वो चीज़ नहीं कर पाते। आवाज़ नहीं आ रही? किस किस को नहीं आ रही आवाज़? अच्छा, अभी सही हो जाएगी आवाज़, चिंता मत करो। थोड़ा सा वॉइस बढ़ा देना भाई, बच्चे कह रहे हैं थोड़ा सा वॉइस कम हो जा रही है बीच में। कोई बात नहीं, बढ़ जाएगी आवाज़, ठीक है। तो मेरी एक सिंपल सी रिक्वेस्ट है कि ये सारी चीज़ें हमारे सामने कहीं ना कहीं आती रहती हैं, कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें होती रहती हैं, तो उसके लिए बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ना ही इस तरह से सोचने की ज़रूरत है, ठीक है। कुछ चीज़ें आपके सामने आएंगी जो मतलब इस तरह की नेगेटिव हैं, कुछ चीज़ें सही भी होती हैं, बट स्टिल मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि आप लोग थोड़ा सा समझदार बनो, एज अ डिफेंस एस्पिरेंट आप लोग चीज़ों को समझो, अदरवाइज ये थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है। ओके, हाँ, एसएसबी की प्रिपरेशन हमेशा अभी से शुरू करो। ठीक है, हाँ, पर देखो अब ये बात सच है कि पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व है, ठीक है। जो भी मिलिटेंट ग्रुप्स हैं वो इसमें इन्वॉल्व हैं, ये बात बिल्कुल सच है, ठीक है।
बट कहीं ना कहीं ये बात भी उतनी ही सच है कि इतना बड़ा इवेंट कोई विदाउट एनी लोकल सपोर्ट नहीं हो सकता। तो कहीं ना कहीं इंटरनली लोग इसमें इन्वॉल्व थे, कहीं ना कहीं इंटरनली मतलब कहीं ना कहीं लोकल लोगों का किसी ना किसी तरीके से इन्वॉल्वमेंट वहाँ पर है। और उससे भी बड़ी बात कि जो आतंकवादी पकड़े गए हैं, अब जब चेक किया जा रहा है तो पता चल रहा है कि वो लास्ट कई दिनों से उस प्रॉपर जगह की रैकी कर रहे थे, वो सारी चीज़ें फाइंड आउट कर रहे थे, सब कुछ देख रहे थे। तो अगर वो इतना सब कुछ कर रहे थे तो इसका मतलब कहीं ना कहीं लोकल सपोर्ट उनको मिला था, उन मिलिटेंट्स को। ठीक है, कहीं ना कहीं लोकल सपोर्ट उन मिलिटेंट्स को मिला है, ऐसे ही नहीं इतना बड़ा कुछ हो जाता। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीज़ें, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें। अब आप इसको इस तरीके से मत समझो। अब देखो लोकल सपोर्ट ऑब्वियस सी बात है, आप ऐसा नहीं कह सकते कि सर कोई भी अचानक से बाहर से आएगा, एक पर्टिकुलर प्लेस पर पहुंचेगा और इतना सब कुछ कर जाएगा, नहीं। वो लगातार कंटिन्यूसली उस प्रॉपर जगह की रैकी कर रहे थे, वो सारी चीज़ें फाइंड आउट कर रहे थे, क्या वहाँ पर चीज़ें हैं, कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, क्या किस तरीके से टारगेट किया जा सकता है, आर्मी को पहुँचने में कितना टाइम लगेगा, हम लोग कैसे वहाँ पे कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें वो लोग ऑलरेडी सब कुछ फाइंड आउट कर रहे थे वहाँ पर। तो इसका मतलब लोकल सपोर्ट तो कहीं ना कहीं हुआ ही होगा उसमें। ठीक है, अब फिलहाल यहाँ पर कोई भी इस तरीके का कमेंट नहीं करेगा। ठीक है, और प्लीज़ ना ही कोई इरिलीवेंट कमेंट यहाँ पे करेगा। ठीक है, तो प्लीज़ अब इस चीज़ को अवॉइड करना। ठीक है, इस चीज़ को अवॉइड करना तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, मैंने इसलिए यहाँ पे पहले ही तुम लोगों को ये बात बोल दी, प्लीज़ अब इस चीज़ को बिल्कुल भी अवॉइड करो, जितना हो सकता है इस चीज़ को अवॉइड करो। बट हाँ, एज अ एस्पिरेंट ये चीज़ ध्यान रखना, आगे चलकर आपको भी देश सेवा करनी है, और देश सेवा करनी है तो ये सारी चीज़ें आपके सामने कभी ना कभी आएंगी। ठीक है, मैं अपनी फैमिली का आपको एक बहुत सीधा सिंपल सा बताता हूँ, मैंने खुद अपनी फैमिली में ये चीज़ें देखी हैं। ठीक है, एंड मैं बहुत ज़्यादा चीज़ों को फॉलो करता हूँ, इन चीज़ों को। तो प्लीज़ मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि जितना हो सकता है प्लीज़ स्ट्रेट फॉरवर्ड बनो। थोड़ा सा चीज़ें कड़वी होंगी, बट कड़वी चीज़ें कई बार इलाज ढूंढ के लाती हैं, ये सोच के हमेशा करो। फाइनली हम लोग यहाँ पर ध्यान देते हैं, सबसे पहले आता है यहाँ पे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। जब हम लोग वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखना, जब भी हम लोग इसके बारे में, इस एक्ट के बारे में बात करेंगे तो बहुत सीधी सिंपल सी बात है कि जब भी इस एक्ट के बारे में बात होगी तो आप लोग यहाँ पे हमेशा पॉलिटिक्स वाली चीजों को भी जरूर पढ़ोगे। पॉलिटी में अभी हम लोग पढ़ेंगे आगे चलकर। ठीक है, पॉलिटी में भी हम लोग आगे चलकर पढ़ेंगे, तो वहां पर आप लोग इस चीज को बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई करोगे कि हाँ सर आपने बताया था। और पॉलिटी में भी जो डीपीएसपी वाला टॉपिक है वहां पे आप इस चीज को देखोगे। किसको देखोगे? इसको देखोगे, डीपीएसपी वाले पॉइंट को देखोगे कि सर आपने जो बताया था ना डीपीएसपी, ये बिल्कुल वही वाला पॉइंट है सर, ये वही वाली चीज है जो डीपीएसपी में यहाँ पर भी आ रही है। ठीक है, क्यों क्यों आएगा? क्योंकि डीपीएसपी में हम लोगों ने वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट इनको प्रोटेक्ट करने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। क्या करते हैं? कोशिश करते हैं। अगर आप लोगों ने लास्ट टू लास्ट ईयर का पेपर देखा होगा एफकेट का, तो उसमें आपको देखने को मिलेगा सेम यही क्वेश्चन। ठीक है, सेम यही क्वेश्चन, डायरेक्ट आर्टिकल पूछा हुआ है। ठीक है, डीपीएसपी का वो आर्टिकल पूछा है जहां पर इन्वायरमेंट को, फॉरेस्ट को, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने की बात की जाती है। पर फिलहाल अभी हमारा टॉपिक वो नहीं है, पर ये मैंने इसलिए बताया ताकि तुमको अंदाजा लग जाना चाहिए। तो नो डाउट यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में? आर्टिकल 48 के बारे में। किसके बारे में? आर्टिकल 48 के बारे में। और आर्टिकल 48 किस में आता है? आपके डीपीएसपी में आता है। किस में आता है? डीपीएसपी में आता है। और ये क्वेश्चन बहुत बेसिक क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, जो एफकेट के एग्जाम में दिख जाएगा आपको हर 2-3 सालों के आसपास। अभी रिसेंटली परसों हम लोगों ने कल हम लोगों ने कौन सा दिन सेलिब्रेट किया है? कल हम लोगों ने एक दिन सेलिब्रेट किया ना, कौन सा डे है वो? कल जरा बताना, कल कौन सा डे सेलिब्रेट किया था? तो 42nd अमेंडमेंट 1976, ये आपको पता चल चुका है। अब इसके अलावा हम लोगों ने कई सारे क्या किए, प्रोटेक्शन के लिए एक्ट बनाए थे। सबसे पहले प्रोजेक्ट टाइगर कंजर्वेशन इन 1976। ठीक है, प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल 1975, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992, प्रोजेक्ट राइनो 2005, प्रोजेक्ट गंगा डॉल्फिन 2010-2020। ठीक है, वल्चर कंजर्वेशन, वल्चर मतलब गिद्ध जो होता है, ठीक है, 2021। एंड इसके अलावा कुछ अदर एक्ट भी हैं, जैसे कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ठीक है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 एंड नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल 2010।
जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल 2010 है, अगर इसके बारे में बात करते हैं तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप कहोगे सर ये इंपॉर्टेंट क्यों है, तो बेटा ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, वर्ल्ड अर्थ डे, बिल्कुल सही बिल्कुल सही बिल्कुल सही, अर्थ डे के बारे में, क्योंकि हम लोग इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं इसलिए अर्थ डे के बारे में बात हो रही है। अब हम लोग बात करते हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010। देखो आरिफ, क्या नाम था, मैं नाम भूल गया। ये चीज़ करंट अफेयर के लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं है, ये चीज़ मैटर नहीं करती। तुम खुद सोचो, मैंने पहले ही बोला कि जब तुम एसएसबी देते हो ना, तो एसएसबी में इस तरह की चीज़ें तुम्हारे सामने आएंगी, तो तुम टैकल कैसे करोगे? ठीक है, साइकोलॉजिकली अगर आप वीक होगे तो आप क्या करोगे? नेगेटिव रिएक्ट करोगे कि इसका मेरे से क्या लेना देना है, मैं क्या हूँ इसके बारे में जानूँ, मेरा इससे क्या मतलब, मैं तो यहाँ पर इस वजह से आया हूँ, मैं तो इस ये सोच के यहाँ पर आया हूँ। तो साइकोलॉजिकली कहीं ना कहीं क्या आप वीक पड़ रहे हो। तो अगर आपने कभी इंटरव्यू दिए दोगे एसएसबी का, जैसे मैं अगर अपना इंटरव्यू दूंगा या मेरा जो इंटरव्यू हुआ था, अगर मैं उसका एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, तो तुम लोग, एक पॉइंट ऐसा आया था जहाँ पर लिटरली जो इंटरव्यूअर था उसने बिल्कुल एकदम बिल्कुल मतलब जान निकालने को तैयार था वो मेरी, कि नहीं बताओ, नहीं बोलो, रिएक्ट करो यहाँ पर रिजर्वेशन वाले टॉपिक पर। और पीछे पड़ के रह गया था, क्योंकि उसे पता है अपन जर्नल वाले हैं, मौका तो मिलता नहीं है, ऑलरेडी एक जगह से रिजेक्ट होकर आए, तो भाई तुम यहाँ पर कैसे करोगे? यहाँ पर तुम इसीलिए आए हो ना क्योंकि तुम्हें रिजर्वेशन फेस नहीं करना पड़ेगा, इसलिए तुम यहाँ पर आए हो। जर्नल वालों की तो यहाँ पर ही चलती है और कहीं चलेगी नहीं। लिटरली इस तरह की बातें बोल रहा था वो, रिएक्शन देखने के लिए। तो प्लीज़ डोंट बी नेगेटिव, थोड़ा सा समझा करो आप। मैं मतलब नो डाउट यार डिफेंस एस्पिरेंट हो, इस तरीके के रिएक्शंस नहीं दे सकते हम लोग, ठीक है। फाइनली नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं, इस एक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो देखो ध्यान से समझना, 2010 में ये जो एक्ट आया था, इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था, वो मेन ऑब्जेक्टिव ये था, जितने भी इन्वायरमेंटल केसेस होते हैं, कौन से? इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के जितने भी केसेस होंगे, इन्वायरमेंट इकोलॉजी से रिलेटेड, या फिर अब इन्वायरमेंट इकोलॉजी का यहाँ पे मतलब सिर्फ और सिर्फ केवल इन्वायरमेंट इकोलॉजी, मतलब कि यहाँ पे चाहे फिर वो आपके नेशनल पार्क हों, ठीक है, चाहे वो आपके कोई रिजर्व हो, रिजर्व एरिया हो, ठीक है, चाहे फिर वो आपकी कोई बर्ड सेंचुरी हो, कुछ भी एरिया हो, कोई भी ऐसी चीज हो, ठीक है, उन सब को लेकर सारे के सारे जो भी केसेस होंगे वो कौन हैंडल करेगा? यही हैंडल करेगा। कौन? यही हैंडल करेगा। अभी रिसेंटली तुम लोगों ने नोटिस किया होगा तमिलनाडु वाला इंसिडेंट। अब देखो यहां पर बात हो रही है इसके बारे में, पर करंट अफेयर तो कहीं ना कहीं इसके साथ भी जुड़ता है, कहीं ना कहीं तो जुड़ता है। बहुत सीधा सा सिंपल सा यहाँ पे हिसाब है। तमिलनाडु में, तमिलनाडु बोल रहा हूँ सॉरी, क्या नाम है उसका जगह का, तेलंगाना में अभी एक इंसिडेंट हुआ कि एक बहुत बड़ा फॉरेस्ट एरिया क्या किया गया, एक रात में काट दिया गया। एक रात में काट दिया गया ना, एक बहुत बड़ा फॉरेस्ट एरिया काटा गया। गवर्नमेंट ने बोला भाई देखो ये तो हमारा ही था, 1972 से ये हमारे पास ही है, गवर्नमेंट के पास है ना? किसके पास है? गवर्नमेंट के पास है। और ये ऑलरेडी एरिया हम लोगों ने इंडस्ट्रीज के लिए और लोगों के रहने के लिए तैयार किया है। अब यहाँ पे पेड़ उग गए, यहाँ पे जंगली जानवर आकर रहने लगे, तो ये हमारी गलती नहीं है, यहाँ पे हमने कुछ नहीं किया। बट अब यहाँ पर क्या हो सकता था, यहाँ पे सॉल्यूशन फाइंड आउट किया जा सकता था। यहाँ पे गवर्नमेंट के अधिकारियों का, सरकार का कहना क्या था, वहाँ की जो तेलंगाना की सरकार है उसने बोला भाई देखो हमें नहीं पता था वहाँ पे जानवर है, हमें नहीं पता था वहाँ पे जानवर है, उन्होंने तो ये चीज़ बोल दी, ये एरिया तो भाई हमारा था, हमने वहाँ पे गए, पेड़ काटे और वहाँ पे काम शुरू कर दिया। बट एक्चुअल में यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम बेटा ये है, ध्यान से समझना, प्रॉब्लम ये है कि गवर्नमेंट ने उस चीज़ को जाकर खुद से देखना भी ज़रूरी नहीं समझा। जो अधिकारी थे उन्होंने जाकर देखना ज़रूरी नहीं समझा। उन अधिकारियों ने क्या किया, रातों रात उठाए जीसीबी और जाकर फ्लैट कर दिया एरिया को। पर वो अधिकारी वहाँ पे जा सकते थे, उस प्रॉपर एरिया की क्या कर सकते थे, एक बार स्कैनिंग कर सकते थे, देख सकते थे कहीं वो वहाँ पे जानवर तो नहीं है, कहीं वहाँ पर कोई वाइल्ड लाइफ तो नहीं है, कुछ ऐसा तो नहीं है। एटलीस्ट अगर वहाँ पर ऐसे जानवर हैं तो सबसे पहले उनको क्या किया जाए, मतलब ट्रांसफ़र किया जाए दूसरी जगह, उनको हैबिटेट एरियाज में पहुँचाया जाए। क्लियर है? बात समझ में आई? तो वो चीज़ करनी ज़रूरी थी ना। अगर वो चीज़ हो जाती तो ये केस होता क्या? नहीं होता। बात समझ में आई? ये केस होता क्या? नहीं होता ना। बात समझ में आई? क्लियर है? बात समझ में आई यहाँ पे? तो ये आपको याद रखने ज़रूरी है।
और ये पॉइंट, ये टॉपिक्स आपको कहीं ना कहीं लेक्चरेट में भी थोड़ा बहुत हेल्प करते हैं, कई बार आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक है। इन सब चीजों को लेकर जो भी चीजें करंट में चल रही हैं कहीं ना कहीं आपके सामने आएंगी। अब यहाँ पे एक बेसिक से पैरामीटर्स हैं, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। कुछ रिजर्व होते हैं जो पर्टिकुलर किसी एनिमल को डेडिकेटेड होते हैं, जैसे एलिफेंट रिजर्व या फिर टाइगर रिजर्व, क्रोकोडाइल रिजर्व, इस तरीके के होते हैं। उन रिजर्व के अलावा कुछ बायोस्फीयर रिजर्व भी होते हैं, वो चाहे एनिमल को डेडिकेटेड हो सकता है, प्लांट को हो सकता है, किसी भी चीज को हो सकता है, ठीक है, किसी भी चीज से जुड़ा हुआ हो सकता है। अब सबसे पहले आता है नेशनल पार्क, जिसकी सबसे हाई डिग्री लेवल ऑफ द प्रोटेक्शन होता है, सबसे ज्यादा हाई डिग्री लेवल ऑफ प्रोटेक्शन इसको दिया जाता है। फिर आता है क्या आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी काफी हद तक क्या है, प्रोटेक्टेड एरिया, बट उतनी ज्यादा हाई डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन यहाँ पे नहीं होता। बायोस्फीयर रिजर्व ये भी हाई डिग्री लेवल ऑफ प्रोटेक्शन होता है। तो इन दोनों में तो बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन होगा, जबकि यहाँ पे प्रोटेक्शन का लेवल बहुत ज्यादा कम होगा। क्या होगा, बहुत ज्यादा कम होगा। तो प्रोटेक्शन ऑफ द वाइल्ड लाइफ, ये भी सेम रिजर्व स्पीसीज होती हैं कुछ प्लांट्स या एनिमल को लेकर, ये पूरे के पूरे उस इकोसिस्टम को क्या करता है, प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है, उस पूरे इकोसिस्टम को। ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में आता है, ये भी सेम उसमें आता है, और ये यूनेस्को में के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है, यूनेस्को के कंट्रोल में आता है। हाई डिग्री लेवल ऑफ प्रोटेक्शन होता है, ये लेस डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन होता है, और ये भी हाई डिग्री लेवल ऑफ प्रोटेक्शन होता है। स्पेशल प्रोटेक्शन दिया जाता है कि वहां पे किसी भी तरह का इंटरफेरेंस ना हो, ठीक है। यहां पर किसी भी तरह की ह्यूमन एक्टिविटी को क्या किया जाता है, कंप्लीटली बैन किया जाता है। यहां पे ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउड हैं बट लिमिटेड। कैसी, लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटीज यहां पर अलाउ ही नहीं किया जाता। इनके पर्टिकुलर जोन होते हैं, उस जोन में आप किसी भी तरह की ह्यूमन एक्टिविटी कर ही नहीं सकते, जा ही नहीं सकते, ठीक है, मना कर दिया जाता है। आपका जाना मतलब आपके क्राइम के बराबर है वो जगह। जैसे आपने अभी रिसेंटली सुना होगा सेंटली आइलैंड, एक पर्सन सेंटली आइलैंड में चला गया था, गवर्नमेंट ने क्या बोला, भाई वो एक बायोस्फीयर रिजर्व एरिया में आता है ना। किस में आता है, बायोस्फीयर रिजर्व एरिया में आता है ना, बोलते हैं ना। तो वो आदमी जो गया था वो क्या ऐसे ही किसी जोन में गया था ना, सीधी बात, ठीक है। बाउंड्रीज इसकी क्लियर डिफाइंड बाउंड्रीज होती हैं, इसमें क्लियर डिफाइंड बाउंड्री नहीं होती। बट आज के टाइम पर क्या है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को नेशनल पार्क के आसपास डिजाइन किया जाता है, बनाया जाता है। अब मैं बताता हूं क्यों ऐसा किया जाता है। इसकी भी बहुत क्लियर क्या होता है, एरिया डिसाइड होता है कि भाई कौन सा एरिया होगा। इसको डाउनग्रेड नहीं किया जा सकता, इसको नेशनल पार्क को कभी भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं बनाया जा सकता। नेशनल पार्क मींस नेशनल पार्क ही बना रहेगा। इसे अपग्रेड किया जा सकता है, अपग्रेड करके किसी भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को नेशनल पार्क या फिर बायोस्फीयर रिजर्व में कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक। बचा बायोस्फीयर रिजर्व, तो बायोस्फीयर रिजर्व के साथ भी क्या होता है, इसे भी कभी डिग्रेड नहीं किया जा सकता। वो बायोस्फीयर रिजर्व बना है तो बना ही रहेगा, उसको नेशनल पार्क की कैटेगरी में भी रख सकते हैं और बायोस्फीयर कैटेगरी दोनों में रख सकते हैं। तो ये चीज ध्यान रखना, ये बेसिक से अंतर है जो आपको पता होने चाहिए। खैर, इंडिया में टोटल सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है, सॉरी हिम्स यहाँ पे लिख दिया मैंने, ये आएगा लेह एंड लद्दाख में। कहां पर, लेह लद्दाख में आएगा, ठीक है। स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क के बारे में बात करेंगे तो साउथ बटन नेशनल पार्क, जो कि हमारे अंडमान एंड निकोबार में। फर्स्ट मरीन नेशनल पार्क के बारे में बात करेंगे तो गुजरात का रन ऑफ कच्छ है। एंड कितने टोटल नंबर ऑफ नेशनल पार्क्स हैं, तो 106 है। और सो फर्स्ट नेशनल पार्क था वो कौन सा है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जिससे 1936 में स्टैब्लिश किया गया था। अब सबसे मजेदार बात पता है क्या है, आप कहोगे सर ये जिम कॉर्बेट कौन है, क्या कोई बहुत बड़ा आदमी था जिसने जानवरों का प्रोटेक्शन किया था, है ना, किया हो, ऐसे कुछ होगा ना कि हाँ सर जानवरों को बचाया होगा, ऐसा कुछ हो रहा होगा। तुम्हें शायद हैरानी होगी ये जानकर, उत्तराखंड के एरियाज में मतलब जो भी जानवर मिलते थे, बहुत सारे बाघ और जो शेर मिलते थे, करीबन करीबन जब अंग्रेज थे उस टाइम तक भी हमारे पास 50,000 के आसपास टाइगर्स थे। जब अंग्रेज आ रहे थे उस टाइम तक 50,000, 50,000। और ये जिम कॉर्बेट साहब जो थे, ये जिम कॉर्बेट साहब बहुत बड़े वाले शिकारी थे, बहुत बड़े वाले शिकारी, नॉर्मल नहीं, बहुत बड़े वाले शिकारी। इन्होंने कई सौ जानवरों को गोली मारी थी, कई सौ जानवर, ना जाने कितने हाथी, कितने बाघ, कितने चीते, कितने हिरण, कितने भालू, बहुत सारे जानवरों को गोली मारी थी। जब इन्होंने इतना सारा कत्लेआम कर दिया, फिर इनको लगा यार एक काम करता हूँ,
एक नेशनल पार्क बनाता हूं जहां पे इन जानवरों को लाके रखा जा सके। ठीक है, मैन ईटिंग टाइगर हंट करते नहीं भाई, ये तो बाद में स्टोरी बना दी गई अंग्रेजों ने। अब मान लो मैं एक शेर मार दूं तो मैं बोलूं अरे ये आदमखोर शेर था इसलिए मैंने इसे जान से मारा, देखो कितना बड़ा काम किया। नहीं, ठीक है, ऐसा नहीं था। अब तुम अगर बोलोगे सर मैन ईटिंग जो टाइगर्स होते थे, जो आदमखोर शेर होते थे, वो सबके सब मार दिए जाते थे। अब मजेदार बात मैं तुम्हें बताता हूँ, सोच के हैरान रह जाओगे। वर्ल्ड के सबसे ज्यादा टाइगर कहां पर है? इंडिया में, है ना। अराउंड कितने? अराउंड 3685-82 समथिंग टाइगर्स हैं इंडिया में। ठीक है, मजेदार बात क्या है, मजेदार बात क्या है, आपको अमेरिकन कॉन्टिनेंट में, मतलब दोनों की बात कर रहा हूं, दोनों मतलब कि नॉर्थ एंड साउथ, आपको अमेरिकन कॉन्टिनेंट में कहीं पर भी टाइगर जैसी कोई चीज दिखेगी ही नहीं। टाइगर क्या, कोई भी बड़ा जानवर आपको अमेरिकन कॉन्टिनेंट में नहीं दिखाई देगा। ठीक है, नहीं दिखाई देगा, ध्यान से सुना मैं क्या बता रहा हूं। इवन एलिफेंट वेलिफेंट कुछ नहीं दिखेगा। सेम जो आपका यूरोपियन कॉन्टिनेंट है, वहां पर भी आपको कोई जानवर नहीं दिखेगा। अमेरिका और यूरोप के जो सबसे बड़े जानवर हैं, सबसे बड़े जानवर हैं, सबसे खतरनाक जो जानवर हैं, वहां पर वो है भेड़िया और भालू। भालू मेनली जो है वो अमेरिकन कॉन्टिनेंट में दिखेगा, वो भी नॉर्थ अमेरिका वाले पार्ट में। ठीक है, और यूरोप में सबसे खतरनाक जो जानवर है वो है लोमड़ी और भेड़िया। क्या? लोमड़ी और भेड़िया, बस, जिसे आप लोग वुल्फ कहते हो, और कुछ नहीं है वहां पे। कहां गए सारे के सारे जानवर? वो सबको मार दिया, सबको मार के खत्म किया, अब सुकून से जी रहे हैं। अमेरिका में जो भालू है उसका साइज इतना बड़ा क्यों है? हम लोग कहते हैं सर वो मतलब इसलिए बड़ा है क्योंकि उसको वहां पर वो ज्यादातर जानवर बड़े ही पैदा होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है सर, ऐसा नहीं है। एक्चुअल में जानवरों का साइज छोटा हो जाता है जब उनको पता है कि भाई मेरा शिकार करने वाला भी कोई बैठा है मेरे ऊपर। ठीक है, जो आदमी है वो मेरे से भी बड़ा है, कोई मेरा भी शिकार कर सकता है, उससे भी ऊपर कोई शिकार कर सकता है। ठीक है, तो डर रहता है, ये डर रहता है। बट यहां पर तो भालुओं को कोई डर है नहीं। जब डर नहीं है तो क्या हुआ, उनकी बॉडी धीरे धीरे क्या करती गई, एवोल्यूशन करती गई, और वो इतना ज्यादा इवॉल्व होती चली गई कि धीरे धीरे उसका साइज बड़ा हो गया, इतना इतना बड़ा साइज हो गया। इंडिया में भालू देखो, इतना छोटा सा भालू है, इतना बड़ा भालू होता है इंडिया में, ज्यादा बड़ा भालू नहीं होता। ठीक है, इंडिया के भालू ज्यादा बड़े नहीं होते। इंडिया क्या, एशिया में कहीं पर भी जाओ ज्यादा बड़े भालू है ही नहीं। अफ्रीका में जाओ ज्यादा बड़े भालू आपको मिलेंगे ही नहीं। पर अमेरिका में एकदम मैसिव साइज के दिखाई देंगे, एकदम मैसिव साइज के। तो वो होता इसीलिए है, वो होता इसीलिए। ठीक है, तो फाइनली सिंपल सिंपल सी बातें तुमको जो लिखनी है वो क्या लिखनी है? ठीक है, क्या लिखनी है? सीधा सीधा सिंपल सा ये लिखना है। अब ये पॉइंट लोड करने के लिए नहीं है, ये सिर्फ समझने के लिए आपके है। ठीक है, ये सिर्फ समझने के लिए। नोट क्या करोगे? ये करोगे नोट, ये तो करोगे नहीं। क्या करोगे? यहां पर ये पॉइंट्स नोट करोगे। उसके बाद ये इंडिया के नेशनल पार्क्स हैं जो कि लिस्ट में आपके सामने हैं। ठीक है, अभी अपडेटेड वाला मैप मुझे मिला नहीं, उसमें एक दो और ऐड करने थे मुझे, बट अभी फिलहाल यही इमेज थी हमारे पास 2024 के अकॉर्डिंग। जो भी हमारे सारे के सारे नेशनल पार्क्स हैं वो आपके सामने है मैप में। अब इसकी लिस्ट, अब आज की जो क्लास है वो कंप्लीटली रट्टू तोता क्लास है। रट्टू तोता पता है ना क्या होता है? सब कुछ याद करने वाला है। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको अलग से समझना हो, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो अलग से आपको कुछ चाहिए हो कि भाई इसमें कुछ ऐड करना है, नहीं करना है, क्या करना है, नहीं। जो है जैसा है याद करना है बस, कुछ भी ऐसा नहीं है। ठीक, कुछ भी ऐसा नहीं है जिसमें आपको कुछ समझना हो, कुछ ऐसा करना हो, नहीं। आपको जो है वो बिल्कुल वैसा का वैसा ही याद करना है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ठीक है, अंडमान निकोबार चैंपबेल बे नेशनल पार्क है। ठीक है, फिर आता है कौन सा? गलाथे बे नेशनल पार्क। फिर आता है महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है।
ठीक है। फिर आता है मिड बटन नेशनल पार्क, फिर आता है माउंट हेनली नेशनल पार्क, नॉर्थ बटन नेशनल पार्क एंड रानी लक्ष्मीबाई मरीन लाइफ नेशनल पार्क। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको याद रखना है। फिर आता है सैंडल पीक। सैंडल पीक क्या है? ये हाईएस्ट पीक है। क्या है? हाईएस्ट पीक है ये किसकी? अंडमान निकोबार की। ये छोड़ो, अभी कितनी है इसकी? 732 मीटर एग्जैक्ट। ठीक है। कब? 1987 में एक्सेप्ट किया गया था। फिर आता साउथ बटन, इसके बारे में आपको पता चली गया है कैसा है? स्मॉलेस्ट है। कैसा है? स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क है 1987। एंड फिर आता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कितने नेशनल पार्क हैं? टोटल 3। सबसे पहले राजीव गांधी, जिसे रामेश्वरम नेशनल पार्क भी हम लोग कहते हैं, ठीक है, 2005। फिर आता है पटकई कोंडा नेशनल पार्क 2008 में। एंड फिर आता है श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क 1989 में। कब? 1989 में। फिर आता है अरुणाचल प्रदेश। अब इसके नोट्स मत बनाना, ये एज इट इज पीपीटी डाउनलोड कर लेना, ठीक है। फिर आता है अरुणाचल प्रदेश, टोटल 2। कौन सा? नामदफा नेशनल पार्क एंड मोलोंग नेशनल पार्क। ये टाइगर रिजर्व भी है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, ठीक है। टाइगर रिजर्व और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दोनों है। कब? 1983 एंड 86 में। WLS मतलब कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड TR मतलब कि टाइगर रिजर्व लिखा है। फिर आता है असम। असम में टोटल कितने हैं? 7। कौन सा है? काजीरंगा नेशनल पार्क, टाइगर एंड राइनो के लिए फेमस है, ठीक है। मानस नेशनल पार्क मेनली टाइगर के लिए, टाइगर के अलावा ये एलिफेंट एंड राइनो के लिए भी फेमस है, ठीक है, 1990 में। फिर आता है नामेरी नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व है एक, ठीक है। डिब्रू शिकवा नेशनल पार्क, ये टाइगर एलिफेंट रिजर्व एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1999 में स्टेब्लिश हुआ। फिर आता है राजीव गांधी, जिसे आज के टाइम पर हम लोग राजीव गांधी नहीं बोलते, ओरंग नेशनल पार्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओरंग नेशनल पार्क। कई बार कंफ्यूज करने के लिए बोल देगा राजीव गांधी ओरंग कहां पर है, तो राजीव गांधी नेशनल पार्क अगर बोल दिया जाए, ठीक है। अब समस्या क्या है कि राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, इनके नाम से बहुत सारी चीजें बनी हुई है, तो कंफ्यूजन क्रिएट होता है। इसीलिए आपको जो याद रखना है वो क्या याद रखना है? ओरंग नेशनल पार्क याद रखना है। क्या याद रखना है? ओरंग नेशनल पार्क याद रखना है। फिर आता है कौन सा? रमोना नेशनल पार्क 2021। फिर आता है डिब्रू शिकवा पटकाई नेशनल पार्क, जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार आप लोगों से पूछा जाता है। फिर आता है बिहार, कौन सा? वाल्मीकि नेशनल पार्क 1989 में स्टेब्लिश किया गया। नेक्स्ट बात करते हैं कौन सा? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में सबसे पहले कौन सा है? इंद्रावती 1982 में स्टेब्लिश किया गया। फिर आता है कौन सा? कांग वैली 1982 में। एंड फिर आता है गुरु घसीदास। गुरु घसीदास बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ये एक टाइगर रिजर्व भी, और 1981 में इसको क्या किया गया था? स्टेब्लिश किया गया था। फिर बात करते हैं गोवा। गोवा में केवल सिंगल है, कौन सा? मोलंग नेशनल पार्क है। मोलंग नेशनल पार्क, इसके बारे में अगर आप लोग बात करोगे या इसके बारे में देखा जाए तो रिसेंटली न्यूज में बहुत ज्यादा था। तुम लोगों ने एक सेलिब्रिटी का नाम सुना होगा जिनका नाम है श्रद्धा कपूर। तो श्रद्धा कपूर जी इस सेव द मोलंग एक इवेंट थी, उसमें हिस्सा लिया था। एंड उसी के कुछ टाइम के बाद उन्होंने एक BMW गाड़ी खरीद ली थी, बहुत बड़ी सी, महंगी सी। मे भी तुम लोगों को याद होगा। तो अगर तुम लोगों को याद है तो खैर अब बहुत अच्छी बात है। पर एक तरफ तो आप बात कर रहे हो किसको बचाने के लिए? सेव द मोलम नेशनल पार्क। वहीं पर दूसरी तरफ आप एक ऐसी गाड़ी खरीद रहे हो जो बहुत ज़्यादा क्या करेगी? फ्यूल कंजम्पशन करेगी। बहुत ज़्यादा फ्यूल कंजम्पशन करेगी तो 100% है क्या होगा? कार्बन एमिशन ज़्यादा होगा, ज़्यादा फ्यूल निकालना पड़ेगा आपके इन व्हीकल्स के लिए। सीधी सिंपल सी बात है, हाँ या ना? जो कंट्रीज आज के टाइम पर फ्यूल निकाल रही हैं, अगर उन कंट्रीज से भी जाकर बात करोगे तो वो कंट्रीज भी आज के टाइम पर ईवी व्हीकल्स के को सपोर्ट करती हैं, ईवी व्हीकल्स लाने की बात करती हैं। वो अपने देश में ईवी व्हीकल्स के बारे में बात कर रहे हैं, वो अपने देश में फूड डिलीवरी के बारे में बात करें बाय द क्या बोलते हैं उन्हें,
जो ड्रोन होते हैं उनके थ्रू, ड्रोन्स के थ्रू। क्यों कर रहे हैं वो? क्योंकि उनको पता है आज नहीं तो कल ये सब खत्म हो जाएगा, तब हम कहाँ जाएंगे। रिसेंटली सऊदी कंट्री एक प्रोजेक्ट लेकर आई थी जिसका तुम लोगों ने नाम सुना होगा, न्यू लाइन प्रोजेक्ट। वो न्यू लाइन प्रोजेक्ट क्यों लेकर आए वो लोग? क्योंकि उनको पता है आने वाले टाइम पर ये सब खत्म हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा क्या, लोग हमारे पास आएंगे क्यों, इस डेजर्ट में, इस वीराने एरिया में आएंगे क्यों लोग। तो वो सब चीजें क्या थी? समझे? तो वो सब चीजें किस लिए कर रहे हैं ये लोग? इसीलिए ताकि उस एरिया की कहीं ना कहीं वैल्यू बनी रहे, किसी तरीके से उस एरिया को हम लोग लोगों के लिए प्रोडक्टिव बना सकें, है ना। चलो, तो फाइनली मोलम नेशनल पार्क, ये आपको पता होना चाहिए, ये अपनी प्लांटेशन के लिए बहुत ज़्यादा जाना जाता है। यहाँ पे थोड़ा बहुत मैंग्रोवा टाइप के प्लांट्स मिलते हैं और भी बहुत सारे मिलते हैं एरियाज। ठीक है, तो मतलब एक काफ़ी बड़ा एरिया है जो हल्का फुल्का माउंटेन, हल्का फुल्का ओशन के पास का है और कुछ इस तरफ का एरिया, वो कंप्लीट एक कवर्ड एरिया बहुत बड़ा। ठीक है, गोवा में केवल एक ही ऐसा एरिया है, तो बहुत ही फेमस है। फिर बात करते हैं गुजरात की। गुजरात में आता है गिरी नेशनल पार्क, जो कि लॉइंस के लिए फेमस है, जिसे आप लोग बब्बर शेर बोलते हो, बालों वाला। ठीक है, कब? 1980 ना सॉरी 1975 सबसे ओल्डेस्ट है ये, ध्यान रखना। फिर आता है कौन सा? वंसदा नेशनल पार्क, अब ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आता है मरीन गल्फ कच्छ नेशनल पार्क, जो वाइल्ड लाइफ के लिए फेमस है, 1982 में। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, ध्यान रखना, ये कई बार पूछा भी जाता है। फिर आता है ब्लैक बग, कौन सा? ब्लैक बग नेशनल पार्क, 1976। कब? 1976 में। एंड फिर आता है हरियाणा, हरियाणा में बात करेंगे सुल्तानपुर नेशनल पार्क 1989। एंड फिर बात करेंगे कालेसर नेशनल पार्क 2003। फिर बात करते हैं हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में टोटल 5 आते हैं। सबसे पहले खीर गंगा। खीर गंगा आप लोगों ने कई बार सुना होगा, खीर गंगा ट्रैक। कई बार आप लोगों के पास आता होगा कि भाई अगर आप खीर गंगा जाना चाहते हो, ट्रैकिंग करना चाहते हो, तो हम आपको लेकर चलेंगे, है ना। बनतारा कैसे? बनतारा कैसे हो जाएगा भाई? वो तो एक मतलब जानवरों के लिए वो एक तरह का रिहैब सेंटर है बेटा, पार्थ। वो जानवरों का एक रिहैब सेंटर है। चलो, फिर आता है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क 1984 में। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब ग्रेट हिमालय किसके लिए फेमस होगा भाई? देखो, यहाँ पर स्नो लेपर्ड भी मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? स्नो लेपर्ड है। यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं क्या बोलते हैं उसे, प्लांटेशन जो दिखेगा वो इंपॉर्टेंट है यहाँ के लिए। तो ग्रेट हिमालय वाला एरिया अपने आप ही, जब भी आपके सामने बात होगी है तो आप क्या लिखोगे? स्नो स्नो लेपर्ड। फिर आता है पाइन वैली नेशनल पार्क, ठीक है, 1987। फिर आता है इंद्र किला नेशनल पार्क 2010। फिर आता है कौन सा? सबलबरा नेशनल पार्क 2010। अब बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर की। जम्मू एंड कश्मीर में टोटल 4 आते हैं। सबसे पहले आता है ढाचीग्राम नेशनल पार्क 1981। ढाचीग्राम भी स्नो लेपर्ड एंड कई सारे अदर प्लांट्स के लिए क्या है, बहुत ज्यादा फेमस है। हाँ जी, ब्लैक बग जो है वो इंडेंजर्ड कंडीशन में, इंडेंजर्ड कंडीशन में। ठीक है, फिर आता है किश्तवाड़ नेशनल पार्क 1981 में। फिर आता है सिटी फॉरेस्ट सलीम अली नेशनल पार्क। कौन? सलीम अली नेशनल पार्क। कौन है ये सलीम अली नेशनल पार्क? ब्लू शिप, हिमालयन टार, हाँ बिल्कुल उनके लिए भी फेमस है, बिल्कुल सही। सलीम अली कौन है? इन्हें बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। बर्ड मैन ऑफ इंडिया। फिर आता है कौन सा? काजीनाग नेशनल पार्क एंड बेल्टा नेशनल पार्क। ये जो बर्ड मैन ऑफ इंडिया है ना, सलीम अली, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इनका।
इन्होंने कई सारी इंडिया की कई सारी बर्ड्स को, इंडेंजर्ड बर्ड्स को प्रोटेक्ट करना, उनके एरिया को डिफाइन करना, ठीक है, इन सब के बारे में बहुत बड़े लेवल पे रिसर्च की थी, बहुत बड़े लेवल पे रिसर्च की थी, ठीक है। कई न्यू स्पीसीज का पता लगाना, इसकी बहुत बड़े लेवल पे इन्होंने रिसर्च की थी। एक बहुत बेहतरीन टाइप के फोटोग्राफर थे जिन्होंने बहुत सारे बर्ड्स को क्या किया, आइडेंटिफाई करने में हेल्प करवाई, ठीक है। उनके एरियाज को, उनके माइग्रेशन रूट्स को, इन सारी चीजों के ऊपर उन्होंने बहुत अच्छा वो किया था, काम किया था, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन में से एक है। क्लियर है यहां पे बात? हाँ, रॉबर्ट 2.0। अब देखो, अब फिर वही बात होती है, तुम लोग कहोगे सर क्या इधर उधर की बातें कर रहे हो। एक मूवी बनाएगी जिसका नाम था रॉबर्ट 2.0। मैसेज बहुत अच्छा दिया, सारी चीजें अच्छी दी, बट उसमें जो रोल था बर्डमैन का, एक्चुअल में वो बर्डमैन सलीम अली थे, बट एक पॉजिटिव आदमी को थोड़ा सा अलग तरीके से घुमाकर ट्विस्ट एंड टर्न देकर नेगेटिव बना दिया गया, ठीक है। क्या किया गया, नेगेटिव बना दिया गया। तो ये थोड़ा सा बहुत मतलब गलत है, गलत है। आज के टाइम पर मैं भी कई सारी चीज़ों का विरोध करता हूँ, मैं सच में बहुत सारी चीज़ों का विरोध करता हूँ। मैं इस चीज़ का भी विरोध करता हूँ कि एटलीस्ट जब आप टावर लगा रहे हो तो टावर लगाते टाइम एटलीस्ट ये चीज़ तो आइडेंटिफाई कर लो भाई आप किस जगह लगा रहे हो, क्या सच में उनसे नुकसान होता है नहीं होता, इस चीज़ के ऊपर क्या प्रॉपर रिसर्च की है नहीं की है, वो चीज़ होती नहीं है, ठीक है। तो वो हो नहीं रही। अब कहने के लिए तो हम देखो आज के टाइम पर 5G ज़रूरत है, आने वाले टाइम पर हमारे लिए 6G भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और हम एक्सेप्ट भी करते हैं कि हाँ भाई हमें आने वाले टाइम पर और बेहतर से बेहतर टेक्नोलॉजी चाहिए और बेहतर से बेहतर नेटवर्क चाहिए। अब अगर वो चीज़ें चाहिए तो उसके लिए बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, बट इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा तो ये सारे जो बर्ड्स हैं, जानवर हैं, ये सब जाएंगे कहाँ, ये सब जाएंगे कहाँ। तो एटलीस्ट अगर कुछ ऐसा काम हो रहा है, कोई भी ऐसी चीज़ हो रही है, तो एटलीस्ट उनके लिए भी सॉल्यूशन पहले से ढूंढ के रखना ज़रूरी है। हम बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज जस्ट लाइक अ मिथ, झूठ है। आज के टाइम पर डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बोला, भाई हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट का डंका पीटते रहते हैं, हमारी इकोनॉमी पीछे हो गई, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के चक्कर में चाइना से खरीद खरीद कर डेप्ट ट्रैप में फंस गए हैं, है ना। जो डेप्ट ट्रैप है चाइना का, लिटरली हम लोग उसमें फंस गए हैं, उससे बाहर निकले तो निकले कैसे। और यही रीज़न है कि उसने क्या किया, टैरिफ लगा दिया है। अब टैरिफ इतने ज़्यादा लगा दिए हैं कि चाइना भी परेशान है। अब चाइना परेशान है तो वो कह रहा है यार किसी तरीके से तो कुछ ऐसा किया जाए कि वापस से मेरे ऊपर जो अमेरिका और बाकी वर्ल्ड के लोगों की डिपेंडेंसी है वो वापस से बढ़ जाए, वरना मेजे को रिप्लेस कौन करेगा, इंडिया कर देगा। तो इट्स बेटर कि मैं क्या करूं, इंडिया को कहीं ना कहीं उलझा दूं। इंडिया को उलझाना किसके साथ है, तो खुद अपने साथ तो उलझा नहीं सकता। तो एक काम करता हूं, पाकिस्तान को उलझा देता हूं ले जाकर। तो पाकिस्तान क्या हरकतें करता है तुम्हें पता ही है, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा चीजों को लॉजिकली सोचो समझो। फाइनली झारखंड, झारखंड में केवल एक ही है बेल्टा नेशनल पार्क, 1986। बायोपिक पता नहीं बेटा, मैंने तो देखी नहीं अभी तक बायोपिक कोई। चाइना में 10G टेस्ट हो गया है। अब चाइना तो बेटा बहुत कुछ कर रहा है, वो तो ड्रोन भी ऐसे बना रहा है जो हाइड्रोजन से चल रहे हैं, ठीक है, हाइड्रोजन फ्यूल से चल रहे हैं। स्टैटिक जीके की भी हम लोग एक क्लास लेंगे, उसमें हम लोग और ऐसी बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे। इसका पीडीएफ बेटा, इसका पीडीएफ क्लास खत्म होने के बाद ये पीडीएफ आपको मिल जाता है, जहाँ पे क्लास देख रहे हो उसी के बगल में नोट्स का ऑप्शन होता है, डॉक्यूमेंट का ऑप्शन होता है, वहाँ पे टैप करो मिल जाएगा आपका पीडीएफ। फिर बात करते हैं कर्नाटक। कर्नाटक में क्या 5G मॉडल, मतलब सॉरी 5 वो है, 5G दिमाग में आ रहा है, ठीक है 5 है। कौन सा है, सबसे बानीरघाट नेशनल पार्क 1974 में स्टेब्लिश हुआ है। बांदीपुर नेशनल पार्क जो कि एक टाइगर रिजर्व है, 1974 में स्टेब्लिश हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। अंसी नेशनल पार्क ये भी टाइगर रिजर्व है और 1987 में स्टेब्लिश हुआ है। और फिर आता है कौन सा, कुर्देमुख नेशनल पार्क 1987। एंड नगर होल नेशनल पार्क, ये पूछा जाता है नगर होल नेशनल पार्क। अब इसका भी नाम राजीव गांधी नेशनल पार्क है, तो आपसे पूछा जाए राजीव गांधी नेशनल पार्क कहाँ है, आप कहोगे सर हमें तो याद ही नहीं, चाइना वाला पूछ रहे हो या कहाँ का पूछ रहे हो। तो नगर होल
लास्ट टू लास्ट ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन था, 1988 में स्टैब्लिश हुआ है। फिर बात करते हैं केरला। केरला के बारे में बात करेंगे तो एरवाकुलम नेशनल पार्क 1978 में स्टैब्लिश है, सबसे पुराना है और इसलिए इंपॉर्टेंट भी है कहीं ना कहीं। फिर आता है कौन सा, अन्नईमुडई। अब अन्नईमुडई क्या है, एक हिली एरिया है। क्या है, एक हिल एरिया है, और हिली एरिया होने के साथ साथ एक एलिफेंट रिजर्व भी है, तो इंपॉर्टेंट है 2003 में। ठीक है, फिर आता है पेरियार, ये एक टाइगर रिजर्व भी है, एलिफेंट रिजर्व भी है, और सबसे बड़ी बात क्या है, ये एक रिवर है, उस रिवर के आसपास के एरिया में बना हुआ है। क्या है, एक रिवर है उसके आसपास है। फिर आता है साइलेंट वैली। साइलेंट वैली स्पेशली एलिफेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा जाना जाता है। ठीक है, 1984 में स्टैब्लिश हुआ है। फिर आता है कौन सा, मतई केटन सोलन नेशनल पार्क, एंड लास्ट में आता है कौन सा, पम्बाडू सोलन नेशनल पार्क 2003 में। तो जो इंपॉर्टेंट है वो आपके ये वाले इंपॉर्टेंट है, पहले के 4, बाकी को आप लोग चाहो तो छोड़ सकते हो। फिर बात करते हैं मध्य प्रदेश। देखो, अब यहां पर भी वैसे तो मैं कमेंट कर सकता हूं आप लोगों को, बट मैं बोलूंगा तो तुम में से कुछ लोग इस चीज को लेकर थोड़ा सा लड़ेंगे। ठीक है, तुम में से कई ऐसे लोग हैं जो इस चीज के लिए एग्री नहीं करेंगे, आप बोलेंगे अरे नहीं नहीं सर आप गलत बोल रहे हो, आप गलत बोल रहे हो। ठीक है, चाइना बहुत कुछ कर रहा है, हमसे बहुत ज्यादा आगे है। मुझे एक बहुत जेन्युइन सी बात बताओ, चाइना में किस किस टाइप की डेमोक्रेसी है, चाइना में कौन सी डेमोक्रेसी है, क्या चाइना में डेमोक्रेसी है या नहीं है? बहुत लॉजिकली बस मुझे आंसर करो, यस या नो, चाइना में डेमोक्रेसी है? हाँ या ना, डेमोक्रेसी है क्या चाइना में? नहीं है ना, नहीं है ना। तो चाइना में जब डेमोक्रेसी नहीं है तो वो जैसा चाहे वैसा करेगा ना, जो चीजें बेस्ट होंगी वो अपने हिसाब से चीजें करेगा। तुमको लगता है, तुमको लगता है तुम डेमोक्रेसी में जी रहे हो, तुम मजे कर रहे हो? अब तुम कहोगे सर चलो ठीक है आपकी बात सही है, चाइना में डेमोक्रेसी नहीं इसलिए चाइना इतना आगे, पर यूरोप भी तो आगे है। तुम कहोगे यूरोप भी तो आगे, यूरोप में तो डेमोक्रेसी है। तुम कहोगे अमेरिका भी आगे, अमेरिका में भी तो डेमोक्रेसी है। तो अमेरिका और इंडिया का कंपैरिजन कर लो, आप यही कहोगे ना कि सर अगर आपकी बात ऐसी है तो सर अमेरिका में डेमोक्रेसी है। ठीक है, आप सर अगर ऐसी बात कर रहे हो तो डेमोक्रेसी तो यूरोप के सारे देशों में, वो लोग हमसे आगे कैसे हैं? वो आगे इसलिए है क्योंकि वहां पे डेमोक्रेसी इंडिया वाली डेमोक्रेसी नहीं है, वहां पे जो डेमोक्रेसी है वो है कैपिटलिस्ट डेमोक्रेसी। कैपिटलिस्ट डेमोक्रेसी मतलब जहां पे पैसा होगा वहां पे डेमोक्रेसी काम करेगी। लोग भले ही अपनी सरकार चुन रहे हैं, भले ही सब कुछ कर रहे हैं, लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप को मौका दिया, लोगों ने बोला अरे यार ये तो बेकार का आदमी हम लोग ले आ रहे हैं, हटा दो हटा हटा दो हटा दो, हटाया। अगले साल क्या किया जो बाइडन ने आकर, जो बाइडन के टाइम पर ही सबसे ज्यादा क्या हुआ, कलह पड़ी। एक्चुअल में जो बाइडन से पहले बराक ओबामा के टाइम पर समस्या खड़ी हुई थी। रशिया ने सबसे पहले क्रीमिया बराक ओबामा के टाइम पर अपने कंट्रोल में लिया था। बराक ओबामा गए, डोनाल्ड ट्रंप आए, डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पर रशिया के साथ बहुत अच्छे रिलेशन हो गए। डोनाल्ड ट्रंप वाज द पर्सन जो किम जोंग उन से जाकर मिला, उसके साथ भी उसने सही चीजें कर ली कि भाई ये सब खत्म करो, अपन लोग बिजनेस करने वाले लोग हैं, अपने को चाहिए शांति ताकि बिजनेस चले बढ़िया चौकस एकदम, बनिया दिमाग बनिया बुद्धि। फिर जो बाइडेन आए, जो बाइडेन जैसी है उन्होंने क्या काम किया, सबसे पहले आते ही, सबसे पहला काम आते ही उन्होंने क्या करवाया, रशिया यूक्रेन की समस्या को जन्म देने का काम किया। चलो हुआ सो हुआ, उसके बाद फिर इसराइल और हमास वाला जो पंगा शुरू हुआ है वो भी जानबूझ के कहीं ना कहीं हुआ है, और जो बाइडेन की अनदेखी की वजह से हुआ है। और जो बाइडेन ने तो और ज्यादा प्रवोक किया है, घी डालने का काम किया है उसमें। डोनाल्ड ट्रंप वाज द पर्सन कि जिसके आने के बाद गाजा स्ट्रिप या पैलेस्टीन में जो भी कुछ हो रहा था उसको रोका गया है। लिटरली उस आदमी का शुक्रगुजार होना चाहिए हमें कि उसने गाजा स्ट्रिप में जो भी इसराइल का अटैक हो रहा था उसको रुकवा दिया। वरना अगर जो बाइडेन रहते तो जो बाइडेन के टाइम पर तो बिल्कुल भी नहीं रुकता। जो बाइडेन उधर से क्रिटिसाइज कर रहा था, वहां से बोल रहा था सप्लाई करते रहो मिसाइल्स, बढ़िया से बढ़िया मिसाइल सप्लाई करो। ठीक है,
तो चीजें इस तरीके की चल रही हैं। आप लोग जो चीज कह रहे हो वो ठीक है, बट इंडिया में जो डेमोक्रेसी है वो है सोशलिस्ट डेमोक्रेसी, और सोशलिज्म इज अ कंप्लीट शिट, इट्स अ कंप्लीट मिथ। सोशलिज्म जैसी कोई चीज सक्सेसफुल हो ही नहीं सकती दुनिया में, कभी भी नहीं हो सकती। अभी जब तुम पढ़ोगे पॉलिटी तब मैं बताऊंगा तुम्हें क्यों नहीं हो सकती। इंडिया में सोशलिस्ट डेमोक्रेसी है, और वो सोशलिस्ट डेमोक्रेसी लिटरली बकवास थ्योरी है, हो ही नहीं सकती, ये रियलिटी है। कोई कितने ही बड़े बड़े शब्दों को कितना ही इंटेलेक्चुअल बनकर बोले, पर हम लोग पिछले 75 सालों से देख रहे हैं ना, रशिया लेकर आया था सोशलिस्ट आइडियोलॉजी, उसने पूरे देश में सोशलिज्म लेकर आ गया, पर एट लास्ट हुआ क्या, मूव कर गया ना कैपिटलिज्म की तरफ। समझे? चलो, मध्य प्रदेश टोटल 11 कौन सा है? पन्ना एक टाइगर रिजर्व है, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व है, कान्हा टाइगर रिजर्व, माधव टाइगर रिजर्व है, इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच जिसको कहते हैं, अब इंदिरा प्रियदर्शनी मत बोलना, क्या बोलना, पेंच बोलना, टाइगर रिजर्व है, ठीक है। संजय डिबड़ी टाइगर रिजर्व है, ठीक है। वन विहार, ठीक है। बांधवगढ़ ये भी एक टाइगर रिजर्व है। फॉसिल, यहाँ पे पुराने फॉसिल्स मिले थे, डायनासोर और उन सबके कई सारे पुराने फॉसिल्स मिले थे, ठीक है। तो फॉसिल्स, इसलिए फॉसिल नेशनल पार्क कहते हैं। फिर डायनासोर नेशनल पार्क, फिर आता है कौन सा, पलपुर कुना नेशनल पार्क। अब कुना नेशनल पार्क ये जो है ये स्पेशली फेमस है किसके लिए, एशियाटिक चीता, यहीं पर लाके रखा गया है। अब ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। एमपी के ऑलमोस्ट सारे ही इंपॉर्टेंट है, जिनके आगे टिक लगाए ये तो आपको याद करने ही करने हैं, आप छोड़ना बिल्कुल भी मत, ठीक है। छोड़ना कोई सा भी मत, सारे के सारे ही आपको याद करने पड़ेंगे। क्लियर है? सारे के सारे ही याद करने पड़ेंगे। क्लियर? चलो, बहुत बढ़िया बेटा। वो तो पहले से था, वो तो पहले से है, उसे टाइगर रिजर्व में कन्वर्ट किया गया अब, ठीक है। फाइनली फिर आता है कौन सा, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बारे में बात करेंगे तो महाराष्ट्र में सबसे पहले आता है कौन सा, संजय गांधी नेशनल पार्क 1983 में। फिर आता है कौन सा, न्यूगांव नेशनल पार्क 1975 में। फिर आता है कौन सा, चंदौली नेशनल पार्क 2004 में। फिर आता है कौन सा, घुमाला नेशनल पार्क 1975 में। फिर आता है पेंच नेशनल पार्क, ये एक टाइगर रिजर्व भी है, इसे भी प्रियदर्शनी की तरह से, मतलब इंदिरा प्रियदर्शनी की तरह से ट्रीट किया जाता है 1975। दोनों का नाम एक्चुअल में सेम था, बाद में अलग अलग किया। फिर आता है तड़ोबा, ये बहुत फेमस है, कई बार पूछा जाता है तड़ोबा, ध्यान रखना 1955 में, इंपॉर्टेंट है। फिर बात करते हैं मणिपुर, किबुल लोंगजोम नेशनल पार्क 1977 में। कब, 1977 में। फिर आता है कौन सा, मेघालय, नोक्रेक रिज नेशनल पार्क 1986 में। फिर आता है कौन सा, बलपाक्रम नेशनल पार्क 1985 में। आपके लिए जो मेन इंपॉर्टेंट है वो कौन से, मेघालय का केवल ये, और यहां पर मणिपुर का ये, ध्यान रखना। हाँ, सबसे ज्यादा एमपी में। क्लियर है? फिर आता है मिजोरम। मिजोरम के बारे में बात करेंगे तो सबसे पावंगपुरी ब्लू माउंटेन। अब ये ब्लू माउंटेन किसके लिए, माउंटेन्स के लिए फेमस है। ये यहाँ की हाईएस्ट हिल रीजन है, क्या एक हिल रीजन है, ठीक है। 1992 में स्टेब्लिश हुआ, एंड मुरलेन नेशनल पार्क 1991 में स्टेब्लिश हुआ। नागालैंड, नागालैंड में केवल एक ही है, कौन सा, इटनका नेशनल पार्क, जो कि एक एलिफेंट रिजर्व भी है 1993 में। फिर आता है उड़ीसा, सिंपलीपाल नेशनल पार्क, जो कि एक टाइगर रिजर्व है, एंड भीतरकनिका नेशनल पार्क, ये भी आज के टाइम पर टाइगर रिजर्व की तरह से स्टेब्लिश किया जा रहा है। तो दोनों ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? बेटा देखो, अगर पेंच आएगा तो उसमें हो सकता है मे बी इंदिरा प्रियदर्शनी लिख दे, तो आपको याद रखना है इसके, ठीक है। और पेंच नेशनल पार्क आजकल, पन्ना नेशनल पार्क, सॉरी पन्ना वाला याद रखना, ये मैं बताना भूल गया यहाँ पर। अगर आपसे यहाँ पर पूछ लेना पन्ना नेशनल पार्क कहाँ गया, पन्ना ये रहा, तो ये वही वाला है जिसको, जो आजकल रिसेंटली न्यूज में था। न्यूज में किस लिए था ये, न्यूज में किस लिए था,
तो आपको पता होगा, मैंने आपको बताया था केन बेतवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट। तो उसकी वजह से ध्यान रखना, ईयर सबके याद करनी जरूरी नहीं है, केवल जो इंपॉर्टेंट है वही। राजस्थान, तो सबसे पहले डेजर्ट नेशनल पार्क, जिसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के नाम से जाना जाता है, ये जैसलमेर वाले एरिया में। ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, बास्टर्ड नहीं है, बस्टर्ड है। ये ऐसा नया पक्षी था जिसको एक्चुअल में इंडिया का नेशनल बर्ड बनाना था, बट इसका नाम की वजह से यहाँ पे जानबूझ के इसको नहीं लिया गया। किसकी वजह से नहीं लिया गया? इसके नाम की वजह से नहीं लिया गया। किसकी वजह से? नाम की वजह से, अदरवाइज इसको ही लिया जाना चाहिए था। फिर आता है कौन सा? मुकुंदा हिल नेशनल पार्क 2006। फिर आता है रणथंबोर, एक टाइगर रिजर्व है, 1980। फिर आता है केवलादेव घाना, जो कि बर्ड सेंचुरी भी है, फेमस है बर्ड के लिए, जिसे भरतपुर बर्ड सेंचुरी बोलते हैं। फिर आता है कौन सा? सरिस्का नेशनल पार्क, जो कि एक टाइगर रिजर्व है, ठीक है, 1992 में। फिर बात करते हैं सिक्किम। सिक्किम में केवल एक ही है, कौन सा? काजीरंगा नेशनल पार्क, 1977। तमिलनाडु, ठीक है, गुंडी नेशनल पार्क 1976, ओल्डेस्ट है। फिर आता है कौन सा? अन्नामलाई। अन्नामलाई एक एलिफेंट रिजर्व है और ये क्या है? एक हिली एरिया है, सबको पता है अन्नामलाई हिल्स, ठीक है, 1989 में। फिर आता है गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क। अब ये मरीन नेशनल पार्क है तो नोट वहां का जो कोरल रीफ है उसके लिए फेमस है, ठीक है। फिर आता है कौन सा? मुदंगमलाई, एक टाइगर रिजर्व में 1990 में स्टेब्लिश किया गया। फिर आता है कौन सा? मुखतई नेशनल पार्क 1990 में। अगेन लद्दाख, लद्दाख में केवल एक ही है, हिम्स नेशनल पार्क, जो कि स्नो लेपर्ड के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, 1981 में। और स्नो लेपर्ड भी यहाँ पर जो है वो बहुत ही ज्यादा यूनिक स्नो लेपर्ड है। इतना यूनिक है कि अगर वो बर्फ में भी छुपा होगा तो भी आपको पता नहीं चलेगा, अगर बर्फ नहीं है, वो पत्थरों में के बीच बैठा है तब भी आपको पता नहीं चलेगा। लिटरली उसकी स्किन, उसकी जो फर है वो इतनी ज्यादा यूनिक है, ठीक है। तो स्नो लेपर्ड जो है वो अपने आप में बहुत यूनिक स्नो लेपर्ड है। इसे ढूंढना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। आपके पास कोई प्रॉपर गाइड होगा तब ही आप इस स्नो लेपर्ड को आइडेंटिफाई कर पाओगे, अदरवाइज आप लिटरली आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाओगे कि ये स्नो लेपर्ड बैठा कहाँ, आपके बगल में बैठा होगा, आपको पता नहीं चलेगा। लिटरली इतना शातिर होता है, इतनी ज्यादा फाइन इसकी स्किन और इसकी फर होती है कि ये चाहे बर्फ में बैठा हो चाहे पत्थरों के बीच में बैठा हो, आप लिटरली आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे इसे, ठीक है। फिर आता है महावीर हिरणी वनस्थली नेशनल पार्क 1994 में, कहां पर? तेलंगाना में। फिर आता है कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क 1994 में। एंड लास्ट में आता है तेलंगाना का कौन सा? मुरंगवनी नेशनल पार्क 1994 में। फिर बात करते हैं त्रिपुरा। त्रिपुरा में आता है कौन सा आपका? क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क 2007 में। और फिर आता है बिशन नेशनल पार्क 2007 में। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में केवल एक ही है, दूधवा नेशनल पार्क, जो कि एक टाइगर रिजर्व एलिफेंट रिजर्व दोनों है, 1977 में। फिर बात करते हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड में आते हैं 6। सबसे पहले जिम कॉर्बेट, ये सबको पता ही है, इंपॉर्टेंट है, याद सबको रहता है। फिर आता है नंदा देवी। अब नंदा देवी एनिमल्स के लिए नहीं है, ये यहाँ के प्लांट्स के लिए, यहाँ की वनस्पतियों के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर आता है वैली ऑफ फ्लावर, तो नो डाउट फ्लावर्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यार मैं नाम भूल गया उसका, चलो याद आएगा तब बताता हूँ मैं, यार एक नाम भूल गया मैं, इसमें बताना था वो। फिर आता है यहाँ पे राजा जी नेशनल पार्क। अच्छा हाँ यार, नाम ना वो होता है ना, नाम जवान पे आते आते गायब हो रहा है। एक चीज और भी है इसमें, वो भी याद रखना, ये वैली ऑफ फ्लावर और नंदा देवी ये ऑलमोस्ट आपस में कनेक्टेड है, ये ऑलमोस्ट आपस में कनेक्टेड है, ऑलमोस्ट आपस में कनेक्टेड है। फाइनली राजाजी नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व जो है
ये भी 1983 में स्टेब्लिश हुआ। फिर आता है गोविंद नेशनल पार्क एंड गंगोत्री। गंगोत्री नेशनल पार्क स्पेशली किसके लिए, जो गौमुख वाला एरिया है उसके लिए, किसके लिए, ओरिजिन पॉइंट के लिए, गंगा के ओरिजिन पॉइंट के लिए। ठीक है। फिर आता है सुंदरवन, कहाँ पे, वेस्ट बंगाल में। बहुत इंपॉर्टेंट है सुंदरवन, किसके लिए जाना जाता है, रॉयल बंगाल टाइगर के लिए। और इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे तो मैंग्रोवा के लिए, किसके लिए, किसके लिए, मैंग्रोवा वनस्पति के लिए 1984 में। फिर आता है कौन सा, बक्सा नेशनल पार्क। फिर आता है कौन सा, गुरुमार नेशनल पार्क, जलपाड़ा नेशनल पार्क। फिर आता है न्यूल वैली नेशनल पार्क। फिर आता है कौन सा, सिंगली नेशनल पार्क। अब मजेदार बात मैं तुमको बताता हूँ एक, यहाँ पर भी एक बड़ी मजेदार सी बात बताता हूँ। तुम्हें थोड़ा सा अजीब लगेगा, तुम्हें थोड़ा सा सोचने समझने में थोड़ा सा वो लगेगा। अभी रिसेंटली क्या नाम है उसका, मैं नाम भूल रहा हूँ, एक पर्सन का, एक पत्रकार था, उसने बोला था, बोलता वेस्ट बंगाल में आज के टाइम पर जो स्थिति है, हम उस स्थिति के बारे में बात तो कर रहे हैं, बट अनफॉर्चुनेटली वेस्ट बंगाल की जो फॉरेस्ट एरिया है, वेस्ट बंगाल का जो नेशनल पार्क्स हैं, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, उनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। धीरे धीरे वहां पे बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, एनक्रोचमेंट हो रहा है। लोग वहां पे क्या कर रहे हैं, पेड़ों को काट रहे हैं और उस एरिया को अपने कंट्रोल में ले रहे हैं। ठीक है, वहां पे जाकर बस रहे हैं, वहां पे गांव बना लेते हैं अचानक से जाकर। फॉरेस्ट जो रेंजर्स होते हैं उनको पता ही नहीं चल रहा, वो कुछ कर ही नहीं पा रहे। ठीक है, अभी तो उसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं कर रहा। अगर उधर थोड़ा सा डिस्कशन हो जाए तो पता नहीं कितना सारा एरिया पता चलेगा जो क्लेम कर लिया है लोगों ने आज के टाइम पर। मैं एक पर्सन का इंटरव्यू देख रहा था, मुझे पता चला था ये चीज। फाइनली अब यहाँ पे बात करते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन इंडिया। तो इंडिया में टोटल 573 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, बट आज के टाइम पर ये नंबर और ज्यादा बड़ा हो चुका है। ठीक है, हाईएस्ट नंबर ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज अंडमान एंड निकोबार में 96 बहुत बड़ा नंबर होता है। बिगेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी है, रन ऑफ कच्छ वाली है। ठीक है, जिसे डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहते हैं, जो वाइल्ड एज जंगली गधे के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। फिर आता है स्मॉलेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो मयूरेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि पुणे महाराष्ट्र में है। एंड फिर आता है कौन सा, फर्स्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ इंडिया कौन सी है, मानस नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जो आज के टाइम पर नेशनल पार्क भी है। अब आप लोग कहोगे सर वो सब चीजें तो ठीक है, बट ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और नेशनल पार्क, ये दोनों में एक साथ कैसे आ रहे हैं। देखो एक्चुअल में क्या होता है, मान लो ये एरिया है जो कि नेशनल पार्क का है, ये एरिया कौन सा, ये है नेशनल पार्क का एरिया। इसी नेशनल पार्क के साथ क्या किया हम लोगों ने, एक एरिया और बना दिया। ये एरिया किसका बना दिया, ये बना दिया हम लोगों ने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कौन सा बना दिया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का एरिया बना दिया। किसका, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का एरिया बना दिया। किस लिए, ताकि इस नेशनल पार्क वाले एरिया को क्या कर सके हम लोग, ज्यादा अच्छे से कंट्रोल कर सके, ज्यादा अच्छे से प्रोटेक्ट कर सके, इसके आसपास के एरिया को ज्यादा बेहतर बना सकें, इसलिए ऐसा किया गया। फाइनली सबसे इंपॉर्टेंट, अब 573 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, सारी की सारी तो याद कर नहीं सकते, कुछ इंपॉर्टेंट ही रखोगे। तो कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड, पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी केरल, सुंदरबन वेस्ट बंगाल, ठीक है, काजीरंगा असम, रणथंबोर राजस्थान, कान्हा मध्य प्रदेश, बांदीपुर कर्नाटक, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश, सरिस्का राजस्थान एंड गोविंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उत्तराखंड। तो अभी फिलहाल आप यही याद रखिए, सारी की सारी याद करने की जरूरत नहीं है, टॉप 10 है। ठीक है, इंडिया की क्या है, ये टॉप 10 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। बाकी इसके अलावा कुछ स्पेशल वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती है जो किसी पर्टिकुलर एनिमल या किसी प्लांट के लिए, किसी चीज के लिए फेमस होती हैं। तो आपके सामने वो पूरी की पूरी लिस्ट है, आप इस पूरी की पूरी लिस्ट को याद रखना चाहो तो रख सकते हो। ठीक है, जैसे वाइल्ड एस रन ऑफ कच्छ वाला रीजन है। ठीक है, वन हॉर्न जो राइनो होता है वो काजीरंगा। ठीक है, एलिफेंट, पेरियार, लॉयन, गिरी। ठीक है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ठीक है, घाटीगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, द रॉयल बंगाल सुंदरवन, ऑलिव रिड्स टर्टाइल, तो ये घटीमाला टर्टाइल सेंचुरी जो कि उड़ीसा में, डॉल्फिन विक्रमशिला, अब ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है, भागलपुर बिहार में। ठीक है, वल्चर, ये रामदेवरा बेटा वल्चर सेंचुरी है, और ये भी ध्यान रखना कर्नाटक में। कहाँ पर है, कर्नाटक में। बियर, देवजी बियर सेंचुरी। ठीक है, संगाई, तो ये केवल लोमजोंग लोकटक लेक में है। कहाँ पर है, लोकटक लेक में है।
फिर आता है कौन सा, जेरदोन कोरसर, एंड फिर आता है कौन सा, घड़ियाल, जो कि चंबल वैली में आपको देखने को मिलता है। कहाँ पे, चंबल वैली में देखने को मिलता है। गेजेट स्क्वेरल, ठीक है, पक्षी के लिए, ठीक है। क्लाउडेड लेपर्ड त्रिपुरा वाला है, ठीक है। हॉलोक रेनबो, एंड नीचे आता है स्लंग। स्लंग मतलब कि आपका जो एक हिरण जैसी प्रजाति होती है उसको लेकर है। तो ये धाची ग्राम लिखा हुआ है नीचे, आपको दिख नहीं रहा, कोई बात नहीं, जम्मू एंड कश्मीर में। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का ये पूरा का पूरा मैप है, आप लोग देख सकते हैं। पर इसे छोड़ दो फिलहाल, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपसे पूछेगा नहीं, कोई इंपॉर्टेंट कुछ न्यूज़ में होगा तो आपके सामने आ जाएगा। ऑलमोस्ट सेम ही सेम नेम मिलेंगे, मैंने आपको पहले ही बता दिया क्यों सेम मिलेंगे। फिर आता है बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है, सिंपल भाषा में बोला जाए तो एक कोई डिसाइडेड एरिया, ऐसा एरिया जो कि इन्वायरमेंट की वजह से, किसी पर्टिकुलर रीजन की वजह से, किसी क्लाइमेटिकल रीजन की वजह से, किसी एनिमल की वजह से क्या हो जाता है, स्पेशल हो जाता है, और उसे प्रोटेक्शन देता है कौन, यूनेस्को। ठीक है, एक तरह से इस एरिया को पर्टिकुलरली क्या मिल जाते हैं, स्पेशल राइट्स मिल जाते हैं। क्या मिल जाते हैं, स्पेशल राइट्स मिल जाते हैं। और ये स्पेशल राइट्स दिए क्यों जा रहे हैं, ताकि उस एरिया को प्रॉपरली क्या किया जा सके, प्रोटेक्ट किया जा सके, संभाला जा सके। ठीक है, अब तक वर्ल्ड में अगर देखा जाएगा तो बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जिनको हम लोग आइडेंटिफाई कर चुके हैं, पर इंडिया में देखे जाएंगे तो टोटल अभी तक 18 हैं। टोटल कितने हैं, 18 हैं, जिसमें से 12 जो हैं वो किस में आते हैं, वो मैन एंड बायोस्फीयर रीजन में आते हैं। अब आप कहोगे सर मैन एंड बायोस्फीयर रीजन क्या है, मैन एंड बायोस्फीयर रीजन वो है जहां पर इस पर्टिकुलर एरिया में इंसान भी मौजूद हैं, रह रहे हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें नीलगिरी हिल्स, तो नीलगिरी हिल्स एक प्रॉपर बायोस्फीयर रीजन है, बट वहां पर लोग भी रह रहे हैं। तो वहां पे लोगों को पहले से बोल के रखा जाता है कि भाई ये पर्टिकुलर एरिया, यहाँ पे आप क्या नहीं कर सकते, किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस नहीं कर सकते, किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। अगर आपको कुछ करना है तो पहले क्या करनी पड़ेगी, परमिशन लेनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि आपने अपना घर बना दिया तो बनाते चले गए, है ना, एरिया घेरते चले गए, ऐसे नहीं कर सकते। नॉर्मल शहरों की तरह नहीं आप यहाँ पे रह सकते। आपको वहाँ पे अगर गाड़ियाँ भी यूज़ करो तो गाड़ियों का यूज़ करने का भी एक पर्टिकुलर तरीका है। आप हॉर्न नहीं बजाओगे, एक लिमिटेड साउंड के साथ वहाँ पे रहोगे। ठीक है, कोई भी फंक्शन या ऐसी कोई चीज़ होती है तो उसका बहुत ध्यान रखना पड़ता है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पर। तो फर्स्ट बायोस्फीयर रीजन कौन सा था, नीलगिरी बायोस्फीयर रीजन था। ठीक है, और लार्जेस्ट बायोस्फीयर रीजन कौन सा है, गल्फ ऑफ कच्छ वाला रीजन है। कौन सा, गल्फ ऑफ कच्छ। कौन कौन से, अब सबसे पहले तो बायोस्फीयर रिजर्व का बारे में भी जान लो। देखो, इसको प्रॉपरली डिफाइन करने के लिए क्या किया गया, इसमें अलग अलग जोन बनाए गए हैं। क्या बनाए गए हैं, अलग अलग जोन बनाए गए हैं। अब ह्यूमन कहाँ पे रह सकते हैं, किस एरिया में रह सकते हैं, कितने एरिया में रह सकते हैं, तो आपको पता चलेगा सर इस वाले एरिया में रह सकते हैं। थोड़े बहुत जो ह्यूमंस हैं वो इस वाले एरिया में। तो यहाँ पे थोड़े बहुत राइट्स आपको शायद ज़्यादा मिल जाए, पर यहाँ पे राइट्स बिल्कुल आपको क्या मिलेंगे, कम से कम मिलेंगे। तो सबसे अंदर का जो एरिया, वो कोर एरिया, यहाँ पे कभी भी कोई भी नहीं जा सकता। किसी भी तरह का ह्यूमन इंटरवेंस वहां पे हो ही नहीं सकता। वहां पे सिर्फ और सिर्फ केवल क्या होगा, सर्विलेंस होगा। फिर आता है बफर जोन। बफर जोन कौन सा है आपका, ये वाला एरिया है। ये वाला एरिया क्या है, बफर जोन है। बफर जोन में आप मॉनिटरिंग करोगे, आप स्टडी पर्पज से रह सकते हो। ठीक है, और थोड़ा बहुत वहां पे ह्यूमन सेटलमेंट हो सकता है, वो भी रिक्वायर्ड, मतलब जो लोग बहुत पहले से रह रहे हैं, हजारों सालों से रह रहे हैं, ऐसे लोग। एंड फिर आता है लास्ट में कौन सा जोन, ट्रांजिशन जोन। ये वो एरिया है जहां पे आपको बाकी सब चीज़ों के लिए छूट मिल जाती है, आप जा सकते हो, रह सकते हो। ठीक है, बाकी चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकते हो, रिसर्च कर सकते हो, बट कोई बहुत मेजर इम्पैक्ट नहीं डाल सकते। ध्यान रखना, मेजर इम्पैक्ट कहीं पर भी नहीं डाल सकते। बस इतना डिफरेंस पड़ जाएगा कि इस एरिया में किसी भी तरह की एंट्री आपको दी ही नहीं जाएगी कभी भी। फाइनली कौन कौन से एरिया है, तो कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश, ठीक है, नंदा देवी उत्तराखंड, काजीरंगा सिक्किम, दिहांग देबांग रीजन अरुणाचल प्रदेश, मानस असम, डिब्रू शिकवा असम, नोकरेक जो लेक वाला एरिया होता है उसके आसपास का रीजन है ये, मेघालय में। ठीक है, पन्ना मध्य प्रदेश, ठीक है, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश, अचरकम और अमरकंटक ये वो रीजन है जहां से रिवर्स निकल रही हैं, एक तरफ नर्मदा जा रही है और एक तरफ सोन रिवर जा रही है, वही वाला रीजन है। ठीक है, फिर आता है रन ऑफ कच्छ गुजरात, सिंपलीपाल उड़ीसा, सुंदरवन वेस्ट बंगाल, ठीक है, श्रीशैलम आंध्र प्रदेश, अगस्त्यमाला कर्नाटक, तमिलनाडु एंड केरल का पूरा एक कंबाइंड एरिया है जहां पर ये आता है। नीलगिरी तमिलनाडु केरल, ठीक है,
गल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु एंड ग्रेट निकोबार, मतलब अंडमान निकोबार का भी नीचे वाला पार्ट, ठीक है। वैसे ये ग्रेट निकोबार नहीं है, कंप्लीट अंडमान एंड निकोबार इसको बोला जाता है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, ये वाला पार्ट ऊपर होगा थोड़ा सा, ठीक है। अब इसमें मैन एंड बायोस्फीयर कौन से हैं, तो ये 12 एरिया आते हैं जो मैन एंड बायोस्फीयर रीजन में आते हैं। कौन कौन से एरियाज हैं? सबसे पहले नीलगिरी, सबसे पहले आया था, सबसे पहला रीजन है इसलिए इंपॉर्टेंट है। गल्फ ऑफ मन्नार, वहां पर भी लोग और वहां का जो एरिया है मतलब इन्वायरमेंटली प्रोटेक्टेड जो एरिया वो भी यहाँ पे आएगा। सुंदरवन, नंदा देवी, नोकरेक, पंचमढ़ी, सिंपलीपाल, ठीक है, अचरकम एंड अमरकंटक, ग्रेट निकोबार, अगस्तमाला, कंचनजंगा एंड पन्ना, ये सारे के सारे रीजन्स हैं जो क्या हैं आपके बायोस्फीयर में आते हैं। कहाँ पे आते हैं? बायोस्फीयर रीजन में आते हैं, तो इनको आपको याद रखना जरूरी है। हाँ बिल्कुल, बायोस्फीयर रिजर्व में हर वो जगह आएगी जो इन्वायरमेंटली प्रोटेक्टेड है। कोई भी ऐसी जगह जो इन्वायरमेंट इकोलॉजी के अकॉर्डिंग प्रोटेक्टेड है बाय द यूनेस्को, उसको हम लोग रख सकते हैं, चाहे वो वेटलैंड हो चाहे वो कोई सा भी एरिया हो। अब सुंदरवन है, सुंदरवन आज के टाइम पर वेटलैंड एरिया भी आता है। सुंदरवन आज के टाइम पर क्या वेटलैंड एरिया का भी पार्ट है ना, तो फिर दोनों को रखा जाएगा। क्लियर है? फाइनली अब इसके बाद आती है आपकी बर्ड सेंचुरीज। अब देखो वैसे तो बहुत सारी चीजें मैंने डाल रखी हैं, बर्ड सेंचुरी डाल रखी है यहाँ पे, आप बर्ड सेंचुरी देख सकते हो। टोटल 72 बर्ड सेंचुरीज है, ठीक है, जिसमें कई सारी बर्ड्स को क्या किया हम लोगों ने प्रोटेक्ट किया है। पहली बर्ड सेंचुरी कौन सी है? वेदंतनला बर्ड सेंचुरी, जो कि स्मॉलेस्ट भी है तमिलनाडु में। फिर आती है लार्जेस्ट, कहाँ से है? भरतपुर, राजस्थान में। फिर आती है हाईएस्ट नंबर ऑफ बर्ड सेंचुरी, कहाँ पर है? अंडमान एंड निकोबार में। अब यहाँ पर एक लिस्ट है जो कि इंपॉर्टेंट बर्ड्स की है। कौन सी? इंपॉर्टेंट बर्ड्स की सेंचुरीज यहाँ पर दी गई हैं, बाकी सब ऐसी हैं जो कॉमन बर्ड सेंचुरीज हैं। तो ये आप लोग नोट कर लो, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल आपको रीड आउट करना या फिर याद करने वाली चीज़ है। इसके बाद आता है आपका ये बर्ड सेंचुरीज का मैप है। फिर आता है टाइगर रिजर्व। टाइगर रिजर्व अगर देखेंगे तो आज के टाइम पर 58 नहीं है, 55 नहीं है यार, 58 हो चुके हैं, सॉरी 58 टाइगर रिजर्व है आज के टाइम पर, ठीक है। कितने? 58। और ये पुराना डेटा है, आज के टाइम पर अगर इसे नए डेटा के हिसाब से देखेंगे तो ये कितना हो चुका है? 3600 या 282, 682, ये आज के टाइम का प्रेजेंट डेटा है। बाकी इसमें शायद 3282 या 86 समथिंग है, देख लेना जो भी है एग्जैक्ट, ठीक है। 2023 के अकॉर्डिंग 613 था, अभी प्रेजेंट में आपका ये। ओल्डेस्ट टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो जिम कार्बेट। हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर्स भी यहीं पर देखने को मिल जाते हैं। फर्स्ट टाइगर कहां पर है? बांदीपुर में हमको देखने को मिला था, जिसको हम लोगों ने डिसाइड किया था, मतलब जिसको हमने डिसाइड किया, ये तो पहले से बना हुआ था बट ये आफ्टर इंडिपेंडेंस हम लोगों ने बनाया था। लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व कौन सा है? नागार्जुन सागर, श्रीशैलम। फिर आता है स्मॉलेस्ट बोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, एंड फिर आता है रिसेंटली एडिड, तो यहाँ पे वेदंगला है, ठीक है, ढोकला है, फिर इसके अलावा एक माधव वाला है। तो ये सारे के सारे क्या हैं आपके? टाइगर रिजर्व है। अब यहाँ पर पूरी लिस्ट हम लोगों ने दे रखी है, इस लिस्ट को आप लोग याद करना चाहो तो याद कर सकते हो, बट वही सेम नाम आपके सामने रिपीट होंगे हर जगह पर। एलिफेंट रिजर्व, अगर इसके बारे में बात करेंगे तो टोटल 150 एलिफेंट कॉरिडोर बनाए गए। अब एलिफेंट कॉरिडोर, एलिफेंट्स क्या करते हैं? एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते रहते हैं। तो ऐसे में उनके ट्रैवल कहीं बीच में रुक ना जाए, कहीं ऐसा ना हो बीच में बाधा आ जाए, तो उनको कॉरिडोर्स दिए गए हैं कि भाई एलिफेंट्स क्या करते हैं? रेगुलरली ट्रैवल करते हैं। तो इंडिया में अभी तक 28,000 से ज़्यादा एलिफेंट्स माने गए, 28,000 से 30,000 क्या माने गए हैं? एलिफेंट रिजर्व माने गए हैं। फर्स्ट कौन सा है? सिंह भूमि, जो कि झारखंड में है। और लार्जेस्ट कौन सा है? सिंह भूमि, इसके बाद मैसूर, एंड इसके बाद शिवालिक। कौन सा? शिवालिक। तो ये मेन है, बट अब यहां पर भी मैंने आपको लिस्ट दे रखी है। अब आप चाहो तो सारे याद कर सकते हो यहाँ पे, चाहो तो नहीं कर सकते, ठीक है। कर्नाटक मैसूर, वेनाड, ठीक है, नीलम्बूर, अन्नामुडई, ठीक है, पेरियार। अब यहाँ पे बहुत सारे हैं, बट मैं नहीं कहूँगा कि आप सब कुछ याद करो, जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो ही आप याद करो, बाकी आप चाहो तो छोड़ सकते हो। क्लियर है?
ये चीज़ मैं इसलिए नहीं रिपीट करवा रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी ये सारे नाम अभी आप पढ़ रहे थे, सेम वो चीज़ें बार बार आएंगी, रिपीट होंगी, तो उसका कोई मतलब नहीं है। हर एक टाइगर रिजर्व की, हर एक एलिफेंट रिजर्व की, हर एक बर्ड सेंचुरी की एक ही खासियत है कि वहाँ पे बर्ड्स प्रोटेक्टेड हैं, वहाँ पे टाइगर प्रोटेक्टेड हैं और वहाँ पर एलिफेंट्स प्रोटेक्टेड हैं। तो जो चीज़ इंपॉर्टेंट थी वो मैंने आपको बताई है, वो है नेशनल पार्क, जो कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पता होने चाहिए। मेनली जो क्वेश्चन बनेगा वो ये बनेगा कि करंट में कौन से ऐड हुए हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे बात करें टाइगर रिजर्व की। अब टाइगर रिजर्व में अगर आपसे कोई पूछेगा, कहाँ गया टाइगर रिजर्व भाई, अब टाइगर रिजर्व में कोई आपसे पूछेगा तो क्या पूछेगा कि रिसेंटली कौन सा ऐड हुआ है जी, गुरु घसीदास ऐड हुआ है यहाँ पर, ठीक है, रिसेंटली ऐड हुआ है छत्तीसगढ़ में। और अगर पूछेगा तो क्या पूछेगा, मध्य प्रदेश पूछेगा, कौन सा, माधव नेशनल पार्क जो है आपका, वो एक टाइगर रिजर्व में आया है। और रत्तापानी ये भी अभी रिसेंटली ऐड हुआ है। वीरंगना ये मैं आपको बता ही चुका हूँ, तो ये क्या है, रिसेंट वाले हैं आपके। तो आपको वही याद रखने हैं जो रिसेंटली ऐड हुए हैं, बाकी आप चाहो तो यहाँ पर छोड़ सकते हो। एक और था अपना, कौन सा था वो, अबे एक और था ना, कहाँ गया वो, क्या नाम बोला था अपन ने, ढोलपुर करौली, ढोलपुर करौली, अच्छा हाँ लिखा हुआ है, चलो ठीक है, 2023 का है वो, सॉरी मुझे लगा 2000, वो मैंने नया नहीं लिखा, चलो ठीक है, ऑलरेडी कवर है, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। आ, शिट कहाँ गया, बिहार का है, बिहार, बिहार वाल्मीकि, वाल्मीकि के साथ साथ एक और है बिहार में, उसका नाम है कैमूर। कैमूर को भी टाइगर रिजर्व के रूप में इस्टेब्लिश करने की बात चल रही है, ठीक है, रिसेंटली क्या है, इस्टेब्लिश करने की बात चल रही है। बेटा बिल्कुल याद तो करना पड़ेगा, सॉरी। अब देखो कल तक आपके बहुत सारे ऐसे टॉपिक आ रहे थे जो बहुत इंपॉर्टेंट थे, बहुत ज़्यादा हिट कर रहे थे, ठीक है, पर आज और कल का जो टॉपिक रहेगा ये सिर्फ और सिर्फ रटने वाला टॉपिक है। ये ऐसे टॉपिक है जिनको सिर्फ याद ही रखना है और कुछ नहीं करना है। बेटा इंपॉर्टेंट वाले ही मैंने रखे हैं सब, बाकी तो मैंने आपको बताई ही नहीं है यहाँ पर। ठीक है, और मैं ये नहीं कहूँगा बिल्कुल आप इसका रट्टा मारो, रट्टा मत मारो, बट आप जब बुक लेकर बैठते हो, क्वेश्चन सीरीज सॉल्व करते हो, तो वहां पर याद करते रहो चीज़ों को, जो चीज़ें न्यूज़ में आ रही हैं बस उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को याद करो, बाकी छोड़ दो। अभी जब आपका पूरा सिलेबस हो जाएगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स सब कुछ कवर हो जाएगा, आपका करंट अफेयर भी कवर हो जाएगा, उसके बाद हम लोग एक सीरीज लेकर आएंगे स्टैटिक वाली। वो स्टैटिक वाली सीरीज में ऐसी बहुत सारी चीज़ें आएंगी डिफेंस की, तब मैं वापस से इस चीज़ को लेकर आऊँगा। रेड डेटा बुक क्या बेटा, देखो रेड डेटा बुक क्या होता है कि उसमें उन इंडेंजर्ड या ऐसी स्पीशीज को रखा जाता है जो एक्सटिंक्ट हो गई हैं। रामसर साइट्स हाँ वो भी होंगी भाई, वो भी करवाएंगे। अब एक दिन में तो सारा हो नहीं सकता, स्टीव रॉजर, है ना, एक दिन में तो सारा हो नहीं सकता, तो कल का वेट करो। कल आपकी ज्योग्राफी की लास्ट क्लास होगी, कल ज्योग्राफी एंड हो जाएगी, एंड नेक्स्ट फिर हम लोग शुरू करेंगे हिस्ट्री। आफ्टर हिस्ट्री हम लोग लेकर आएंगे पॉलिटी, उसके बाद लेकर आएंगे इकोनॉमिक्स। हाँ बिल्कुल, आज के लिए इतना ही रखते हैं। वो लोग सर बहुत ज़्यादा हो रहा है सर, इतना सब वैसे ही याद करना पड़ेगा सर। हाउ टू प्रिपेयर फॉर एसएसबी फ्रॉम नाउ। स्टार्ट फ्रॉम देयर, 15 OLQ।
अब आप कहोगे सर वो सब तो ठीक है, हमको भी पता है 15 OLQ होते हैं, वो डेवलप करने होंगे, कैसे डेवलप करने होंगे, क्या करना होगा। सीधी सी बात है, OLQ या फिर आपकी जो लीडरशिप क्वालिटीज़ होती हैं उनको डेवलप करो। अब लगभग लगभग देखा जाए तो दोनों सेम जैसी लगती हैं, ठीक है, पर इन सबसे पहले अगर आप कोई चीज़ डेवलप करना चाहते हो तो वो क्या डेवलप करोगे? डिसिप्लिन डेवलप करो सबसे पहले। जो हमेशा आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा, स्टार्ट फ्रॉम बेसिक। क्या क्या सुना होगा? स्टार्ट फ्रॉम बेसिक। तो तुम्हारा बेसिक, तुम्हारे सबसे पहला स्टेप क्या है? डिसिप्लिन। तो स्टार्ट फ्रॉम द डिसिप्लिन, सबसे पहले डिसिप्लिन से इसकी शुरुआत करो, ठीक है। एनालिसिस किसको करोगे? देखो खुद को कर सकते हो। किसको करोगे? खुद को करोगे। अगर आपके अंदर डिसिप्लिन है तो आप सब कर पाओगे। अब आप सोचो कि आपने एक टाइम पीरियड डिसाइड किया, आप उस टाइम, मैं नहीं कहूंगा, मैं कभी किसी से नहीं कहता यार तुम सुबह 5 बजे उठ जाओ, 4 बजे उठ जाओ, रनिंग करो, नहीं। आपका डेली रूटीन है सुबह 7 बजे उठने का, तो उसे 7 बजे ना करके 6 बजे कर दो। एटलीस्ट अपनी लिमिट्स को पुश तो करो, कहीं तो पुश करो, कहीं तो पुश करो। मैं आपको ना एक बहुत जेन्युइन सा एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, एंड मे बी आप लोग इस चीज़ से एग्री करोगे। बहुत सही है, आपको एग्जांपल दूंगा। दो लड़के गए, दोनों बहुत ही रिच फैमिली से थे, लिटरली बहुत ज़्यादा रिच फैमिली से थे, ठीक है, बहुत ज़्यादा रिच फैमिली से थे। उनको ज़रूरत भी नहीं थी इंडियन आर्मी में जाने की, इतनी रिच फैमिली से थे, बट उन्होंने सोचा अरे यार हम लोग ट्राई करेंगे। एक बंदा गया, ठीक है, और दोनों का ऐसा नहीं दोस्त वोस्त हैं, अलग अलग टाइम पीरियड की बात बता रहा हूँ। पहला बंदा गया, वो गया वहाँ पे, उसने बताया आपकी डेली लाइफ क्या है। उसने बताया सर मेरी डेली लाइफ ये है, मैं इतने बजे उठता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। फैमिली इनकम ये है सर, फादर ये करते हैं, ऐसा ऐसा सारी चीज़ें बता दी, सब बता दिए। तो उसके बाद उसने, ऐसे जो इंटरव्यूअर था, उसने बोला यार तुम इतने रिच हो, तुम्हें क्या ज़रूरत है आर्मी में? सर मैं चाहता था अपने आप को साबित करूँ, आई वॉन्ट टू प्रूव माई सेल्फ। तो उसने बोला ठीक है, इफ़ यू वांट टू प्रूव योर सेल्फ, तो आपने अपनी लाइफ में क्या चेंज किया? भाई आपने अभी बताया कि आप सुबह 7 बजे उठ रहे हो, आपको अपनी लाइफ को इम्प्रूव करना था, 7 बजे की जगह आपने टाइम चेंज करके देखा क्या? क्या आपने कुछ नया करके देखा? क्या आपने अपने पेरेंट्स को कुछ और करके दिखाया? ज़रूरी है आर्मी में ही आकर आप प्रूव करोगे? आपके पास ऑलरेडी इतने सारे तरीके थे। आज चलो 12th तक आप छोटे बच्चे थे, 12th के बाद आपने ग्रेजुएशन की, ग्रेजुएशन करने के बाद इतना टाइम बीत गया, अभी तक आप साबित नहीं कर पाए अपने पेरेंट्स को। आपको प्रूफ करने के लिए आर्मी में ही आना पड़ा कि आप डिसिप्लिन लाइफ दिखा सकते हो यहाँ पे आकर। अगर आपको डिसिप्लिन लाइफ दिखानी थी घर पे दिखा देते, आपको एक अच्छे तरीके से जीवन जीकर दिखाना था, घर में रहकर दिखाते, पापा के बिजनेस में हेल्प करके दिखाते। रिजेक्ट हो गया लड़का, ठीक है, रिजेक्ट हुआ। एक और लड़का सेलेक्ट हुआ, वो बहुत रिच फैमिली से, बहुत ज्यादा रिच फैमिली से था, पर वो पता है सेलेक्ट क्यों हुआ? उससे पूछा जब आपकी फैमिली में इतना सब कुछ है, इतनी सारी चीजें हैं, तो आपको आर्मी में आना ही क्यों है? आपको आर्मी में आना ही क्यों है? उसने भी सेम यही बात बोला कि सर मैं अपने आप को प्रूफ करना चाहता हूं सर। पर प्रूफ तो आप घर के बाहर भी, घर में भी रहकर कर सकते हो। बोलता है यस सर, मैं क्यों नहीं कर सकता, घर पे रहकर भी कर सकता हूँ, बट ऑलरेडी वो सब चीजें तो मेरे सामने है ना, वहां पे मैं प्रूफ करूंगा क्या? फादर के बिजनेस को थोड़ा और अच्छा लेकर जा सकता हूँ, चीजों को और बेहतर बना सकता हूँ, नई चीजें, नए तरीके से चीजों को लेकर आ सकता हूँ। बट मुझे कुछ अलग करना था, एक अलग रास्ते पर चलना था, इसलिए मैंने ये रास्ता चुना है। और सबसे बड़ी चीज़ है सर, मैंने शुरुआत इसकी अपने आप से की। कैसे की? सर सुबह अर्ली मॉर्निंग, पहले मेरा जो रूटीन था वो ये होता था, फिर मैंने अपने रूटीन को 6 बजे से कर दिया। मैंने सर रेगुलर एक्सरसाइज करनी शुरू की। मेरा जो वेट इतने केजी था, मैंने घटाकर उसको इतना केजी किया है। मैंने उसके साथ साथ ये सब, तो वो जो चीज़ें दिख रही हैं वो दिख रही हैं सामने। आपको कभी भी वहां पे प्रूफ नहीं करना कि अरे देखो मैं कैसे प्रूफ कर सकता हूं इतना बड़ा, नहीं। आपके अंदर क्वालिटी होगी, वो दिख जाएगी भाई, आपको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। आपके अंदर क्वालिटी होगी तो वो दिखेगी, आपके अंदर क्वालिटी नहीं है तो नहीं दिखेगी। इतना ही सिंपल है एसएसबी, इससे ज्यादा कुछ नहीं है एसएसबी में, समझे? इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है एसएसबी में।
तो आपको अगर कुछ करना है तो अपने अंदर इन क्वालिटीज को डेवलप करना है। अब आप सबसे पहला काम ये करो कि इंटरनेट पर सबके पास है, सर्च करो 15 OLQs, आपके सामने लिस्ट आ जाएगी। आपका जहां पर भी मिरर लगा हुआ है ना, उस मिरर के कोने में यहां पर या सेंटर पे कहीं पर भी 15 OLQ लिख दो और लिस्ट 1 2 3, ठीक है, 4 5 6 7 8 9 10 जो भी हैं वो 15 की 15 लिस्ट अपने शीशे के कोने पे चिपका दो और तुम डिसाइड करो कि तुम्हारे अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज हैं, कौन कौन सी नहीं है। ईमानदारी से, ऐसा नहीं कि अरे नहीं सर मेरे अंदर तो है, सर मेरे अंदर तो ये भी है, मेरे अंदर ये भी है, पब्लिक स्पीकिंग है, सोशल एडेप्टेबिलिटी है, सब कुछ है सर मेरे अंदर। नहीं, जेन्युइनली सोचो, तुम्हें नजर आएगा तुम्हारे अंदर कितनी सारी कमियां हैं। अब तुम टारगेट करो कि हर हफ्ते में अपनी एक क्वालिटी के ऊपर काम करूंगा, हर हफ्ते में अपनी एक क्वालिटी के ऊपर काम करूंगा। मेरा सबसे पहला काम होगा डिसिप्लिन, सबसे पहला काम डिसिप्लिन है। तो अब मेरा सबसे पहला टारगेट होगा सुबह 6 बजे मुझे उठना है और रनिंग करनी है। कोई नहीं रोक सकता, चाहे बारिश हो जाए, चाहे तूफान आए, मैं 6 बजे जाऊंगा रनिंग के लिए, मतलब जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। सुबह उठो और जाओ। तुम एक हफ्ता रनिंग करोगे तुम्हें बहुत दिक्कत होगी, 2 हफ्ते करोगे थोड़ी बहुत दिक्कत होगी, थोड़ी बहुत कम हो जाएगी, 3 हफ्ते करोगे थोड़ी बहुत कम होगी, थोड़ी बहुत ज्यादा होगी, पर 1 महीने बाद तुम्हारी बॉडी खुद बोलेगी यार रनिंग नहीं की, मजा नहीं आ रहा, चल रनिंग करते हैं। समझे? 1 हफ्ते का डिसिप्लिन। अब डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं कि हाँ सर उठ गए रनिंग करने चले गए, आ गए बिस्तर पे आकर पड़े हैं वापस से, सर थक गए हैं इसलिए आराम करें, नहीं। यू शुड मेक अ रूटीन। समझे? आपको प्रॉपर रूटीन बनाना पड़ेगा, अपना रूटीन बनाओगे तभी। अब ये रूटीन होता क्या है, आप लोग, अभी किसने बोला था मेरे से कि सर आपके अंदर इतना एनर्जेटिक क्यों हो? मैं तुम्हें अपना रूटीन बता रहा हूं। मेरी एज में तुम्हारी एज में बहुत बड़ा अंतर है, ठीक है? तुमको लग रहा होगा सर इतना फिट दिखते हैं, सर की एज ऐसी कोई 25-28 के आसपास होगी। मैं तुम्हें रियलिटी बता दूं, मैं कभी एज नहीं बताता, मैं तुम्हें अपनी एज बता रहा हूं। मेरी एज एग्जैक्ट, मेरी एज है 38, मेरी एग्जैक्ट एज है 38। कैन यू बिलीव दिस? मैं आज भी शर्त लगा के कह सकता हूं तुम्हारा स्टेमिना मेरा स्टेमिना, आज आ जाओ तुम ट्रैक पर, मैं तुम्हें हरा कर दिखा दूंगा। मैं लिटरली बता रहा हूं तुम्हें, तुम आज आ जाओ ट्रैक पर, 1600 मीटर की रनिंग करनी है, कर लो मेरे साथ, मैं तुम्हें हरा कर दिखा दूंगा ऐसे ही। भाई बहुत सीधी सिंपल सी बात है। मैं मॉर्निंग में 6 बजे उठ रहा हूं अभी एट प्रेजेंट, वरना मैं उठने के लिए 5 साढ़े 5 बजे भी उठ सकता हूं। मैं 6 बजे उठ रहा हूं और 6 बजे उठ के सबसे पहला काम रनिंग का है। मेरा डिसाइडेड है कि मुझे 30 मिनट दौड़ना। मैं ऐसा नहीं करता मैं 1600 मीटर दौड़ रहा हूं, 1500 मीटर नहीं। मेरा डिसाइडेड है कि बड़ी घड़ी देख ली, 30 मिनट की रनिंग करनी है तो 30 मिनट करनी है रनिंग। 30 मिनट की रनिंग करी, 30 मिनट्स की रनिंग के बाद एक्सरसाइज, जो भी एक्सरसाइज करनी है मुझे, सिंपल जो एक्सरसाइज करनी है एक्सरसाइज की। आफ्टर एक्सरसाइज घर पर आया, खूब सारा पानी पिया, खूब सारा पानी की पीने के साथ ही फ्रेश हो गया। अब तुम लोगों को लग रहा हो हाँ सर ये तो हम भी करेंगे सर, ठीक है सर। नहीं, अगर मैं 6 बजे उठ रहा हूं ना तो सबसे पहला काम होता है कि 6 बजे मैं अपना बिस्तर छोड़ता हूं, मेरी चद्दर सही करूंगा, अपना तकिया सही करके रखूंगा, सारे कपड़े जो भी पहन रखे वो उतार के दूसरे कपड़े पहनूंगा। तो तरीके से, ऐसा नहीं कि हाँ उठ गए चद्दर फेंक दी यहां पर, उठ के चले गए दौड़ने के लिए, नहीं। अगर फॉलो करना है तो सही तरीके से फॉलो करो। डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं हाँ सर उठ के चले गए थे रनिंग करके आ गए अब वापस से पड़े हुए हैं चारपाई पर, नहीं, ऐसा नहीं होता। समझे? उसके बाद आपका जो भी डेली रूटीन है आप उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई करो, ब्रेकफास्ट करना है ब्रेकफास्ट करो, खाना खाना है खाना खाओ, जो करना है करो। आप जो करना है आप करो। रात को सोने का एक फिक्स टाइम होता है। आप लोग आज के टाइम पर पढ़ रहे हो, 9:30 बजे आपकी क्लास एंड हो जाती है, लास्ट क्लास 9:30 बजे तक चलती है आपकी। लास्ट जो बैच है, पुराने जो बच्चे यहाँ पे बैठे हुए, जो भी पुराना बच्चा यहाँ पे बैठा हुआ है, अगर तुम उससे पूछोगे ना, वो पता है क्या बोलेंगे कि लोकेश सर की क्लास रात को 12 बजे 11 बजे खत्म होती थी। इवन 12:30 तक मैंने क्लास ली है। एफकेट वाले बच्चे मेरे साथ रात को 12:30 बजे तक जग रहे होते थे, 12:30 बजे जग रहे होते थे वो मेरे साथ, मेरी क्लास ले रहे होते थे। आफ्टर क्लास मैं घर पहुंचता था शायद 30 to 40 मिनट्स में, घर ऑफिस से घर
40 से 45 मिनट टाइम लगता है। रात का टाइम है तो उतना कोई दिक्कत होती नहीं, अपन 40 मिनट 30 मिनट में ही पहुंच जाते हैं। घर पहुंच के सबसे पहला काम कुछ खाना खाना है, हल्का फुल्का खाना खाया। अब ऐसा नहीं कि खाना खाकर अपन बैठ गए, ठीक है आप सोने जा रहे हैं, नहीं, कुछ ना कुछ बच्चों के डाउट आ जाते थे टेलीग्राम पर, वो थोड़े बहुत डाउट भी सॉल्व कर देता था मैं। उस टाइम पर कुछ न्यूज़ है, कुछ चीज़ें हैं, नेक्स्ट डे क्या पढ़ाना है वो सब भी देख रहा होता था। सोते सोते मुझे 2 बज जाता था। उसके बाद भी मैं 6:30 उठ जाता था कि नहीं भाई मेरा रूटीन खराब नहीं होना चाहिए। अगर तुमको बनना है ऑफिसर तो यार अपने अंदर वो काबिलियत डेवलप करनी पड़ेगी, तुम्हें वो डिसिप्लिन डेवलप करना पड़ेगा, मतलब करना पड़ेगा। मैं बहुत सीधी साफ बात बोलता हूं। कई लोगों को लगता है कि सर बहुत कड़वा बोलते हैं, किसी भी चीज पर बोलते हैं टू द फ्रंट बोल देते हैं सर, एकदम कड़वे शब्दों में, लोगों को बुरा लग जाता है। लगता है तो लगता है, तुम्हारे भले के लिए बोल रहा हूं, बुरा तुम्हारे भले के लिए बुरा बन रहा हूं। पर आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एक ना एक दिन तुम बोलोगे यार लोकेश सर कह रहे थे, सही कह रहे थे यार, गलत नहीं थे वो, हमने बात नहीं मानी, हमने गलती कर दी। खैर फाइनली आज के लिए हम लोग क्लास खत्म करते हैं। ऑलरेडी बहुत सारी डांट तुम लोग सुन चुके हो आज, ठीक है। बाकी कहीं पर भी कोई डाउट हो यू कैन डायरेक्टली रीच मी ऑन। अच्छा, कुछ लोग अगर पर्सनल वाले पर कनेक्ट होना चाहते तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो फाइनली आज की क्लास में आप लोगों से विदाई का टाइम आ चुका है।